Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay, Good so let's morning, ma'am. good morning. Let's start our today's class. What we have completed yesterday? Yesterday हमने क्या complete किया था? Risk factor, complication related preeclampsia, intervention, eclampsia, cause, and group these factor groupers. Okay. So we have completed risk factors for preeclampsia. Tell me about what are the risk factors for preeclampsia? कौन सी females को risk ज्यादा है preeclampsia होने के? Age is greater than Previous 40. Okay, age greater than 40. Then Previous preeclampsia. okay, previous preeclampsia और gestational hypertension या फिर पहले भी abruptio placenta या fetal demise हुआ है. Then And multiple fetal. yes, multiple fetal pregnancy, बहुत सारी एक से ज्यादा fetus है. Then BMI greater than 26. okay, BMI Obese person. yes. Then African American ethnicity, okay, African American ethnicity से belong करता हो तो then hydatidiform mole, okay, hydrospitalis, and IUGR. yes, hydatidiform mole, hydrospitalis and IUGR है. क्यों हुआ है वो पता नहीं है, बट ऐसा हुआ है प्रेगनेंसी में, तो मदर को प्रीएक्लेम्शिया हो सकता है. Then Chronic hypertension, kidney disease. okay, yes, उसको कोई ऑलरेडी मेडिकल कंडीशन है, उसको पहले से ही हाइपरटेंशन है, किडनी डिजीज है, या फिर दोनों है, या कोई भी ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से उसको ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको रिस्क है. Those who had IVF. ओके, दोज हु हैड आईवीएफ, उन आईवीएफ करवाया है तो Metabolic syndrome. यस. Mother own birth with IUGR. ओके यस, वो पर्सन खुद जब बॉर्न हुई थी वो फीमेल, तब उसका ही आईयूजीआर था, तो वो अभी प्रेग्नेंट होगी तो उनको भी प्रॉब्लम होगा. देन first degree relatives with preeclampsia, यस, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स विद प्रीएक्लेम्शिया मतलब कौन? Mother. mother, sister, यस, मदर एंड सिस्टर. उसके कजिन्स होंगे वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव नहीं कहलाते. सिबलिंग्स एंड जो ब्लड रिलेशन में आते हैं वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है, तो उनको है तो उसको भी प्रेगनेंसी में रिस्क है. देन Medical condition. Chronic यस, hypertension. Renal disease. यस, अदर मेडिकल कंडीशंस, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है, रीनल डिजीज है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एसएलई है, थ्रोम्बोफिलिया है, कोई भी मेडिकल कंडीशन है जिसमें रिस्क है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का, तो उसमें होगा. एंड लास्ट इज प्राइमरी ग्रेविडा, अगर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो भी उसको रिस्क है, उसको जीडीएम, प्रीएक्लेम्शिया ये सब हो सकता है. सो दिस आर द रिस्क फैक्टर्स. नेक्स्ट हमने स्टडी किया था कॉम्प्लिकेशंस. व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रीएक्लेम्शिया? DIC. Okay, DIC, then Abruptio placenta. abruptio placenta, IUGR हो, IUGR होगा. हाँ. यस, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन मतलब इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन वो ही है. सो IUGR भी हो सकता है बेबी को. देन HELLP syndrome. Placental insufficiency. Oligohydramnios. यस, हेल्प सिंड्रोम, ओलिगोहाइड्रमनियोस एंड प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी. देन eclampsia, preeclampsia, यस, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, तो उसमें से प्री एक्लेम्शिया हो सकता है, वो भी अगर सीवियर हो गया तो एक्लेम्शिया भी हो सकता है. देन Preterm delivery or CS section. यस, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है या फिर सीजरियन की हमें नीड जरूरत पड़ेगी. Birthing parent and or fetal death.
यस, बर्थिंग पेरेंट की डेथ हो सकती है, या फिर फीटस की हो सकती है, या फिर दोनों की हो सकती है। सबकैप्सुलर हेपेटिक हेमेटोमा यस, मतलब ब्लीडिंग कहाँ पर होगा? इन लिवर लीवर। यस, लीवर में इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके ऊपर जो कैप्सुलर कवरिंग होता है बीच में हेमाटोमा हो जाएगा। एंड इंट्राक्रेनियल हेमरेज, सेरेब्रल हेमरेज और इंफाक्शन भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ब्रेन की भी आर्टरीज जो है, वेसल्स है, वो रप्चर होके ब्लीड करना स्टार्ट कर देगी। देन हमने देखा था इंटरवेंशंस। कैसे इंटरवेंशंस करोगे, क्या करोगे आप? चलो, फर्स्ट तो उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ऑलवेज व्हाट कम्स फर्स्ट? क्लोजली मॉनिटर यस, मॉनिटरिंग या असेसमेंट। तो हम हॉस्पिटल में तो करते हैं, चलो हॉस्पिटल जब भी आती है फीमेल हम क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, बट घर पे कौन करेगा? सो हमें फीमेल को सिखाना पड़ेगा दैट यू हैव टू मॉनिटर द ब्लड प्रेशर रेगुलरली। आपको सिखाना पड़ेगा। ऐसी जो फीमेल्स है उसको कितनी बार हॉस्पिटल में आना होगा? एवरी मंथ? वीकली और ट्वाइस or twice. यस, वीकली और ट्वाइस इन अ वीक। वीक में 2 बार या हर वीक उसको हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आना होता है। मैक्सिमम कहाँ तक हम वेट कर सकते हैं ऐसे पर्सन में? 37 वीक नॉट मोर देन 37 week, yes, not beyond 37 week. 37 is considered as a term pregnancy. So 37 के बाद हम यूजुअली उसको वेट करवाते ही नहीं है। 37 वीक जैसे ही हो जाते हैं हम उसको डिलीवर करवा ही लेते हैं। बट अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है, फीटल डिस्ट्रेस हो गया है, तो अर्ली भी हमें डिलीवर करवाना पड़ेगा बेबी को। देन fetal activity monitor हाँ, फीटल एक्टिविटी, फीटल अच्छा है, फीटस अच्छा है या नहीं वो चेक करना है। तो एक तो हम यूएसजी से कर सकते हैं, दूसरा kick का Ika. हाँ, मदर को बोलना है कि घर पे केक काउंट करे। कैसे करना है वो आप सिखाओगे। देन मदर को बोलना है कि रेस्ट करो, फ्रीक्वेंटली रेस्ट करो, लेटरल पोजीशन में रेस्ट करो। और अगर बहुत सीवियर हो गया है प्री एक्लेम्शिया तो उसको घर पर नहीं रख सकते। सीवियर है तो कभी भी उसको घर पर सीजर्स आ सकते हैं, तो बेटर है कि हम उसको, अगर सीवियर साइन एंड सिम्टम्स है तो हम उसको हॉस्पिटल में ही एडमिट कर देंगे। MgSO4 स्टार्ट कर सकते हैं हम। सो हम उसको मॉनिटर कर पाएंगे कि सीजर्स आ रहे हैं तो हम उसकी डिलीवरी भी कर पाए। सो जब सीवियर प्री-एक्लेम्शिया के फीचर्स हो तब हमें उसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। हम वी कैन नॉट कीप दैट फीमेल एट होम। देन Medication is prescribed. हाँ, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए मेडिसिन देनी होगी। कैन बी रिड्यूस इमीडिएटली ब्लड no प्रेशर? No. व्हाई? placental perfusion हाँ, decrease the प्लेसेंटल परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज होगा, कम हो सकता है। सो ऐसा नहीं कर सकते, बस वो हमें मेंटेन करना है, तुरंत ही डाउन नहीं कर देना है। देन Adequate fluids. यस, एडिक्वेट फ्लूइड्स। Urine output not less than 30 ml per hour. यस, अगर 30 ml पर आवर से कम है तो व्हाट डज इट इंडिकेट? renal perfusion proper natural हाँ, किडनीज को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल रहा है, सो किडनी फंक्शन नहीं कर रही है। सो एटलीस्ट 30 ml पर आवर तो रखना है। और 30 ml पर आवर है उसका मतलब परफ्यूजन एडिक्वेट है कि किडनीज अपना काम कर सके। देन Reflexes. यस, रिफ्लेक्सेस मॉनिटर करने हैं। नॉर्मली जब भी लाइक ब्रेन को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, तो मेंटल स्टेटस चेंजेस हो सकता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है। एंड ड्यू टू दैट हाइपोक्सिया, inadequate oxygenated blood supply, what is the risk? seizure Seizure. सीजर्स का रिस्क है। यस, तो प्री एक्लेम्शिया में से एक्लेम्शिया हो जाएगा। सो हाउ यू विल आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्स? हाइपर रिफ्लेक्सिया है वो कैसे पता चलेगा पेशेंट को? There is an assessment of reflex. So bicep reflex, patellar reflex. अब चेक करोगे, how you will check bicep reflex? बाइसेप रिफ्लेक्स कैसे चेक करना है? આમથી એલ્બોને સપોર્ટ આપવાનો અને થંબ ઉપર રાખવાની હેમર ઉપર એ કરવાનું પરકસ અને डायरेक्ट
वो जो कैविटी हो रही है एल्बो की, उस पर परकशन करना है कि आपके ऐसे थंब करना है? थंब थंब के पर ऊपर थंब पर करवाना यस, देन then flexion થશે તો normal reflex કહેવાય and हाँ, then jerky થશે તો it's abnormal. यस। अगर हम ऐसे परकश करेंगे तो पेशेंट की जो नॉर्मल मूवमेंट है वैसे ही मूवमेंट होगा, बट बहुत ही फास्ट हो रहा है तो इट इंडिकेट्स हाइपर रिफ्लेक्सिया, बट जर्की हो रहा है तो इट इंडिकेट्स एबनॉर्मल क्लोनस। दोनों ही एबनॉर्मल है, बहुत फास्ट मूवमेंट होगी तो हाइपर रिफ्लेक्सिया है, जर्की मूवमेंट होगी तो क्लोनस है। दोनों ही एबनॉर्मल है। नॉर्मल एक नॉर्मल स्पीड पर होना चाहिए, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं। बहुत स्लो होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? Hypoxia. नो, नॉट हाइपोक्सिया। Reflex with hypoactive. यस, Hypoactive. हाइपोएक्टिव रिफ्लेक्सेस, यस। द रिफ्लेक्सेस आर हाइपोएक्टिव, बहुत स्पीड में है तो हाइपर एक्टिव है, तो हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो नॉर्मल स्पीड पर होना चाहिए। देन पटेलर रिफ्लेक्स कैसे चेक करोगे आप? Legs are in a dangling position. यस, Then अनदर पोजीशन। एक तो डैंगलिंग सिटिंग पोजीशन दे सकते हो, दूसरी पोजीशन Lie Lying down हो position गया. with लाइन flat. हाँ, सुपाइन पोजीशन, और उसमें वो नीज ऐसे फ्लेक्स करके रखेगा, जस्ट लाइक लिथोटॉमी पोजीशन कैसे देते हो वैसे पोजीशन में होगा क्लाइंट। देन उसके नी बाद के नीचे में स्ट्राइक करना है ओके, डायरेक्टली परक्यूशन हैमर से वहां पर स्ट्राइक करोगे कि अपने हाथ रख के थंब रख के करना है? डायरेक्टली डायरेक्टली, यस। जो नी कैप है हमारा पटेला है, उसके नीचे उसके लाइक टेंडन्स होते हैं, सो वहां पर हमें स्ट्राइक करना है विद द परक्यूशन हैमर। देन क्या होगा? जर्की मूवमेंट रहने से वो एबनॉर्मल है हाँ, सो जैसे ही आप स्ट्राइक करोगे लेग वो पेशेंट स्ट्रेट करेगा, किक आउट करेगा नॉर्मल स्पीड पर, सो दैट इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स। बट अगर बहुत स्पीड में कर रहा है सो इट इज Abnormal hyperreflex. यस, एंड जर्की मोमेंट्स हो रहे हैं तो Clonus. यस, क्लोनस। नाउ आपको क्लोनस, स्पेसिफिक क्लोनस चेक करना है कि पेशेंट को क्लोनस है या नहीं। तो क्लोनस कैसे चेक कर सकते हो आप? हाउ विल चेक फॉर क्लोनस? जर्की मोमेंट्स चेक कैसे करोगे? same dangling position, and we have to support with our one hand and dorsiflex the foot. ओके, डॉर्सिफ्लेक्शन मतलब ऐसा करना है या नीज टुवर्ड्स द नीज ऐसे करोगे या ऐसे Towards the knee. टुवर्ड्स द नीज? यस। तो हमने एक हाथ से यहाँ पर लेग पर सपोर्ट दिया है और दूसरे हाथ से हम डॉर्सिफ्लेक्स कर रहे हैं। वी हैव टू होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स तक ऐसे पकड़ के रखो, फिर आप छोड़ दो। पेशेंट खुद से ही डॉर्सिफ्लेक्स पोजीशन रख पाएगा, मेंटेन कर पाएगा, बट विदाउट एनी जर्की मोमेंट्स। अगर जर्की मोमेंट्स है तो देर इज अ क्लोनस, बट पेशेंट ऐसे स्टेबिलाईज करके रख रहा है सो इट इज Normal. नॉर्मल, यस। फिर फ्यू सेकेंड्स बाद पेशेंट ऐसे छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, फुट रिलीज कर देगा तो प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगा, और उसमें भी कोई जर्की मूवमेंट्स नहीं हो रही है सो इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। बट उसमें ऐसे जर्की मूवमेंट्स हो रही है सो इट इंडिकेट्स Abnormal. yes, clonus is present. Jerky movement हो रही है so clonus is present. Tell me about the grading of response. +3 मतलब Hyperactive. okay, 0 मतलब एब्सेंट रिफ्लेक्स एब्सेंट हाँ, completely absent है, कोई रिफ्लेक्स ही नहीं है। +4 हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स Clonus. विथ क्लोनस प्रेजेंट हाँ, हाइपर एक्टिव तो है बट उसमें भी जर्की मूवमेंट हो रही है, क्लोनस प्रेजेंट है। +1 रिफ्लेक्स प्रेजेंट बट हाइपो एक्टिव रिफ्लेक्स है बट हाइपो एक्टिव है, कम है। एंड +2 नॉर्मल रिफ्लेक्स नॉर्मल रिफ्लेक्स जैसा हमारा होता है। फिर क्या करोगे इंटरवेंशंस में? हेल्प सिंड्रोम मॉनिटर करोगे। अगर हेल्प सिंड्रोम प्रेजेंट है सो इट इंडिकेट्स कि प्री एक्लेम्पसिया सीवियर हो गया है, कभी भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। हेल्प सिंड्रोम आपको दिखेगा उसका मतलब कि मेडिकल इमरजेंसी है। देन
दूसरा क्या स्टडी करोगे आप, चेक करोगे? Renal function. रीनल फंक्शन। कैसे चेक करते हैं रीनल फंक्शन हम? By BUN and creatinine. यस, BUN क्रिएटिनिन, इन क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेवल चेक करेंगे, क्रिएटिनिन एंड प्रोटीन रेशियो चेक करेंगे, प्रोटीन कितना है 24 आवर्स ऑफ यूरिन में, वो सब चेक करने से पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि पेशेंट को सीवियर प्री एक्लेम्शिया है, सो व्हाट यू विल डू? इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट देना। यस, आईवी पुश 20 नो Infusion. विथ इन्फ्यूजन। विथ इन्फ्यूजन। यस, खुद से दे दोगे आप? खुद से डिसाइड करके दे दोगे? नो, नो इट विल रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन। आपको लगता है सो यू विल कांटेक्ट पीएचसीपी कि सर देयर इज अ प्रॉब्लम, सो वो आपको प्रिस्क्राइब करके दे देंगे कि स्टार्ट द मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 स्टार्ट करना है, कि सीजर्स ना हो, उसकी जो हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस हो गए वो कंट्रोल में आ जाए, थोड़े डाउन हो जाए, हाइपो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाए तो सीजर्स ना आए। नेक्स्ट अनदर थिंग, सिर्फ डिलीवरी तक ही देने हैं आपको? नो पोस्ट पोस्टपार्टम भी फॉर 24 to 48 आवर्स, मतलब 1 या 2 दिन तक भी आपको देना पड़ेगा MgSO4। अगर MgSO4 आपने ज्यादा दे दिया सो देयर विल बी अ टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीशियम। आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट इज हैविंग टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीशियम? पेशेंट विल हैव फ्लशिंग, स्वेटिंग, देन hypotension, deep tendon reflexes, यस, देन decrease in urinary output, central nervous system depression. हाँ, तो उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी सेंटर्स भी ब्रेन में ही है तो वो भी डिप्रेस हो जाएंगे, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। सो ये साइंस, जब भी आप MgSO4 देते हो तो साथ में आपको क्या रखना है पेशेंट के बेड साइड अवेलेबल? Calcium, कैल्शियम ग्लूकोनेट। व्हाट इज दैट? वो क्या है? Antidote. एंटीडोट फॉर MgSO4। यस, तो जब भी आपको लगता है कि देयर इज एन टॉक्सिसिटी, यू हैव टू इमीडिएटली एडमिनिस्टर द कैल्शियम एंटीडोट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, द एंटीडोट फॉर MgSO4। देन आपको देयर इज अ नीड, हाँ, कि अभी पेशेंट को सीवियरिटी है तो कभी भी डिलीवर करवाना पड़ेगा बेबी, सो उसके लंग मैच्योरिटी के लिए आप पेशेंट को हाँ स्टीरॉइड्स भी दे दोगे एंड उसको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर दोगे, जैसे प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने बोला है कि नाउ वी कैन नॉट वेट, लेट्स प्रिपेयर द मदर फॉर डिलीवरी, तो आप उसको प्रिपेयर कर दोगे। देन हमने देखा इस नेक्स्ट कंडीशन दैट इज एक्लेम्शिया। व्हाट इज दैट? एक्लेम्शिया मतलब Seizure during pregnancy due to high blood. हाँ, हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ सीजर्स भी है। तो कैसे पता चलेगा कि पेशेंट इज एक्लेम्सिक और अभी एक्लेम्सिक इवेंट चल रहा है? Twitching around the mouth. हाँ, पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्वीचिंग, माउथ से ट्वीचिंग स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे All over the body. हाँ ऑल ओवर द बॉडी। क्या होगा, कौन सा फेज होगा पहले? become rigid, tonic phase. हाँ, टोनिक फेज होगा, पूरा कॉन्ट्रेक्शन होके पूरी रिजिड हो जाएगी बॉडी। कितनी देर तक चलता है ये टोनिक फेज? 50 to 15 to 20 20 seconds. 20 सेकेंड। टोनिक फेज के बाद कौन सा फेज आता है? seconds. Clonic. क्लोनिक फेज। clonic, होगा उसमें क्या होगा? और body muscles ready to Contract and relax relaxation. कर सकते, contract and relax. कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्शन दोनों साथ में होगा, सो देयर विल बी अ जर्की मोमेंट। कितनी देर तक ये क्लोनिक फेज चलता है? 1 minute. minute, यस, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट तक तो चलता है। जब भी सीजर्स आते हैं तो क्या होगा? respiration, Short time breathing suppress થઈ જશે. हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज डायफ्राम भी टोनिक क्लोनिक एक्सपीरियंस कर रहा है, सो प्रॉपर उसका मूवमेंट नहीं होगा, सो टेम्पररी पीरियड के लिए ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगा, रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही सीजर्स खत्म होंगे ब्रीथिंग तुरंत ही रेज्यूम हो जाएगा नॉर्मली। बट ये जो ब्रीथिंग स्टॉप हुआ तो उसकी वजह से बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज सो प्रॉब्लमेटिक फॉर फीटस। एंड सीजर्स के बाद मदर क्या एक्सपीरियंस करेगी? स्लीपीनेस। यस, उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट इक्टल स्लीप। hospital, हाँ, सीजर्स के बाद मदर को स्लीपीनेस फील होगा। व्हाट आर द इंटरवेंशंस अगर आप पेशेंट को केयर कर रहे हो?
पेशेंट इज हैविंग सीवियर प्री एक्लेम्पशिया, सो ऑलरेडी आपने MgSO4 स्टार्ट कर दिया है कि उसको सीजर्स हो ही नहीं, बट फिर भी समहाउ सीजर्स हो गए हैं, सो व्हाट यू विल डू एज अ नर्स? Remain with Call the for client. help. ओके, Call for रिमेन help. विद द क्लाइंट एंड कॉल फॉर हेल्प। आपको क्लाइंट को छोड़ के नहीं जाना है, यू हैव टू बी विद द क्लाइंट। जब तक वो लोग हेल्प लेकर आते नहीं है तब तक आप क्या करोगे? Open airway and give oxygen. हाँ, Patient ओपन can Okay. एयर में उसको साइडलाइन पोजीशन दे दोगे। एंड हमें पता है कि ऑलरेडी ये पेशेंट सीवियर प्री एक्लेम्पशिया में है, तो हमने सीजर प्रिकॉशंस ऑलरेडी रखकर ही रखे होंगे, सो उसके बेड साइड पर ऑक्सीजन भी होगा, सक्शन भी रेडी रखा होगा कि जरूरत पड़े तो हम कर सकते हैं। सो तुरंत ही उसको साइडलाइन पोजीशन देनी है एंड फेस मास्क से 8 to 10 लीटर पर ऑक्सीजन स्टार्ट करना है। अलोंग विद दैट आपको और क्या चीज करनी पड़ेगी? fetal heart monitor. हाँ, फीटल हार्ट रेट चेक करनी होगी, FHR चेक करनी होगी, बिकॉज एट दैट पीरियड देयर माइट बी चांसेस कि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, सो फीटस डिस्ट्रेस में होगा, टेकिकार्डिया भी हो सकता है डिस्ट्रेस में, और ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज होगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देन जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन होगा वो देना है. हाँ, मेडिसिन देना है कि सीजर्स जल्दी कंट्रोल में आ जाए। जैसे ही सीजर्स खत्म होते हैं, व्हाट यू हैव टू डू? Oral हाँ, ओरल एयरवे रखना है, और जो भी सक्शन, जो भी लाइक सलाइवा है या जो भी है वो सब सक्शन करके निकाल देना है। एंड आपने जब देखा कि मदर को सीजर आई थी तब फीटस को बहुत फीटल डिस्ट्रेस हो गया था, सो नाउ यू कैन नॉट वेट, बिकॉज एक बार सीजर हुआ था तो सेकेंड टाइम भी रिस्क है, तो नाउ यू कैन नॉट वेट। सो अगर आपको डाउटफुल था, लाइक फीटस को बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो यू हैव टू प्रिपेयर द मदर फॉर डिलीवरी। एंड our main step is documentation. डॉक्यूमेंटेशन। यस, ये जो भी चीजें हुई है, जो भी हुआ, क्लाइंट का रिस्पॉन्स कैसा था, आपने क्या इंटरवेंशंस लिए, एंड क्लाइंट का आउटकम कैसा था, ये सॉरी, ये सब आपको डॉक्यूमेंट करना होगा। नेक्स्ट हमने देखा इनकॉम्पिटेंट सर्विस। व्हाट इज दैट? Premature Immature dilation. dilatation of the cervix. प्रीमेच्योर डायलेशन ऑफ सर्विक्स कब हो जाता है? अर्ली 4 to 5 4 to 5 month. 4 to 5 मंथ में डायलेट हो जाएगा। सो डायलेट हो जाएगा, सो पूरा कंसेप्शन प्रोडक्ट निकल जाएगा। सो और ये क्यों होता है? इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स प्रीमेच्योरली डायलेट क्यों हो जाता है? ड्यू टू structure or functional problem. डिफेक्ट्स। यस, वो मदर को कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है या उसके फंक्शन में डिफेक्ट है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स? देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट, दैट इज Cervical circulation. यस, सर्वाइकल सर्कुलेज। व्हाट इज दैट? Suturing. हाँ, सूचर्स ले Deeply लेते closed. हैं। यस, सर्विक्स को क्लोज करने के लिए सूचर्स लेते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि मदर इज हैविंग इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स? Vaginal bleeding. Vaginal bleeding. ओके, वजाइनल ब्लीडिंग। Visible cervix because यस, जब आप देखोगे तो सर्विक्स आपको ओपन दिखेगा, एंड फीटल मेम्ब्रेन्स भी आप देख पाओगे ओपन सर्विक्स में से। सो इट इंडिकेट्स कि पेशेंट इज हैविंग इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। इंटरवेंशंस क्या करने हैं? Provide bed rest. hydration and यस tocolytic. यस, फिर Then cervical circulation. सर्वाइकल सर्कुलेशन के लिए, सर्जरी के लिए उसको प्रिपेयर करना है। 10 to 14 वीक्स में हम करते हैं। उसमें डॉक्टर ऐसे क्लोज कर देंगे इंटरनल और सूचर लेके। सर्वाइकल सर्कुलेशन करने के बाद व्हाट यू विल एडवाइस टू द मदर? To avoid intercourse, यस, prolonged standing and heavy lifting. हाँ, ये सब अवॉइड करना है। सर्कुलेशन ड्यूरिंग डिलीवरी रिमूव करते हैं कि नहीं करते हैं? During delivery, no. After. ओके, पर If vaginal delivery हो तो करવું પડે. ओके, एंड सीजर है तो? Caesar हो तो after कर सकते. हाँ, सो अगर वजाइनल डिलीवरी करनी है तो आपको 37 वीक्स, या जब भी लगता है कि हाँ पेशेंट इज हैविंग कॉन्ट्रैक्शन, तब उसको रिमूव कर देते हैं। एंड अगर सीजरियन करना है, सो देयर इज नो नीड टू रिमूव बिफोर डिलीवरी। सीजरियन हो जाए, सी सेक्शन हो जाए, उसके बाद सर्वाइकल सर्कुलेशन हम रिमूव कर देते हैं। जो भी पेशेंट को सर्वाइकल सर्कुलेज करवाया है उसको इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी होगा। सो जितनी बार वो प्रेग्नेंट होती है उतनी बार सर्वाइकल सर्कुलेज करना ही पड़ेगा।
व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन व्हाइल डूइंग दिस सर्जरी? सर्वाइकल सर्किलेज जब करते हैं उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? membranes Infection, rupture of membrane. एंड इन्फेक्शन, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड Contraction. कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है। सो आपको पता है कि ये कॉम्प्लिकेशन है, तो आप उसके लिए आप मॉनिटर करोगे कि कॉन्ट्रैक्शंस तो नहीं हो रहे हैं, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगी तो देयर विल बी ब्लीडिंग, एमनियोटिक फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि यस द मेम्ब्रेन हैज रप्चर। एंड इन्फेक्शन के साइंस आप मॉनिटर करोगे थ्रू वाइटल्स, उसका टेम्परेचर चेक करोगे, उसको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या नहीं, वो सब आप चेक करोगे। क्लाइंट को क्या बोलोगे आप जैसे ही आपकी जो सर्वाइकल सर्कुलेज की प्रोसीजर खत्म हो गई है, सर्जरी खत्म हो गई है, सो व्हाट यू विल एडवाइज द पेशेंट? PHCP PHCP. to inform about the contraction and vaginal bleeding. हाँ, उसको वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है तो उसका मतलब कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस तो भी बताना है, और उसको कुछ इन्फेक्शंस के साइन दिखते हैं तो भी उसको पीएचसीपी को नोटिफाई करना होगा, बिकॉज इट इंडिकेट्स कि कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हुई है। यस, नेक्स्ट हमने इन्फेक्शंस देखे जो प्रेगनेंसी के वक्त होते हैं। द कॉमन दैट इज एन एक्रोनिम दैट इज टॉर्च। सो टी स्टैंड्स फॉर Toxoplasmosis. plasma टॉक्सोप्लाज्मोसिस। उसमें क्या, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर द कॉजेटिव एजेंट। आपको एंग्लेक्स में ऐसा नहीं पूछने वाले कि व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। नो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए मेन क्या है कि वो फीटस को हार्म करता है या नहीं। अगर हार्म करता है सो हम मदर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर फीटस को हार्म करता है तो क्या होगा, सो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो उसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे हैं आपको कैसे पता चलेगा? आप ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट करोगे, बट व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? Flu-like symptoms. यस, फ्लू लाइक Right. सिम्टम, रैशेस हो जाएंगे। यस, एंड अगर मदर को टॉक्सोप्लाज्मोसिस है तो वो प्लासेंटा बैरियर क्रॉस कर सकता है या नहीं? Yes. यस, इट कैन कॉज द क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर और फीटस तक जा सकता है। अगर मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया सो Miscarriage. मिसकैरेज हो सकता है। यस, किससे होता है ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस? raw meat What positive agent? Transmission, I'm asking about transmission. Raw meat, रॉ eating मीट milk, खाने से? यस। handling cat litters and infected cat. हाँ, जो भी इन्फेक्टेड कैट है, जो कैट को ऑलरेडी टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, वो कैट को हैंडल कर रही है मदर, या वो ही कैट का लीटर हैंडल कर रही है, सो देयर इज अ चांसेस कि उसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है। सो आप उसके रिगार्डिंग आप मदर को एजुकेट कर सकते हो कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो ये सब। ओ स्टैंड्स फॉर? Other infection. यस, लाइक HIV HIV, देन? syphilis Syphilis. यस, ऑल STIs. देन? hepatitis B, यस, पर्वोवायरस, वेस्ट नाइल वायरस, GBS, जो भी इंफेक्शन है जो TRCH में नहीं आते, उसके सिवाय के जो भी इंफेक्शन है दैट इज कंसिडर अंडर O। मतलब जो भी रिस्क है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सारे O में आएंगे, ऑल अदर इंफेक्शंस। सो O मींस सारे इंफेक्शंस जो TRCH में नहीं आ रहे हैं वो सारे इंफेक्शंस O में आएंगे। व्हाट इज R? Rubella. रूबेला। अनदर नेम फॉर दैट इज? German German measles, measles. यस, टेल मी अबाउट रूबेला। Teratogenic harmful the to first fetus. trimester. ओके, वो टेरेटोजेनिक है, फीटस को हार्म कर सकता है। क्या हार्म हो सकते हैं फीटस को? Congenital defect. लाइक डिफेक्ट्स ऑफ? Eye, Eyes, heart, heart, liver. ears, and brain. यस, और कैन रूबेला क्रॉसेस द प्लासेंटल बैरियर? वो कर सकता है? yes यस, इट कैन क्रॉस। आपको लाइक व्हाट, टेल मी अबाउट समथिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर रूबेला। Blood type, Blood titer. ओके, ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड टाइटर स्टडी करते हैं। इफ इट इज पॉजिटिव, व्हाट इट इंडिकेट्स, व्हाट डज इट इंडिकेट? पॉजिटिव है तो? virus is present. नो, Antibodies for it. उसकी मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज है।
एंटीबॉडीज है मतलब वो मदर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, अगर उसको इन्फेक्शन होगा रूबेला का तो उसकी बॉडी इज कैपेबल इनफ टू फाइट अगेंस्ट द रूबेला। बट अगर वो नेगेटिव है उसका मतलब Antibody not present in body. हाँ उस वो मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो उसको रूबेला इन्फेक्शन होगा तो उसकी बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी। सो इसमें वायरस के बारे में नहीं है, पॉजिटिव है इट इंडिकेट्स बैड कि वो अच्छा नहीं है, नेगेटिव आ रहा है इट इज गुड कि नो व्हाट आई हैव सेड, पॉजिटिव है यस एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, नेगेटिव Opposite कह मैं. सॉरी पॉजिटिव है मतलब एंटीबॉडीज प्रेजेंट है इट इज गुड, एंड नेगेटिव है मतलब एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट है तो हमें उसको वैक्सीन देके एंटीबॉडीज देनी पड़ेगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होगा, अदर देन दैट रेशियो में भी दिया होता है। सो व्हाट इज द रेशियो, अगर 1:16 है तो Positive. यस पॉजिटिव गुड उसके बॉडी में है, 1:8 है है एंटीबॉडी। So positive. तो भी पॉजिटिव, बट 1:7 है, 6 है, 5 है तो इट इंडिकेट्स नेगेटिव। नेगेटिव। तो आपको वैक्सीन देनी पड़ेगी मदर को। कैन यू गिव रूबेला वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? No. नो। सो कब देना है, प्रेग्नेंट। बिफोर प्रेगनेंसी या फिर Postpartum period. पोस्टपार्टम? यस। सो अगर बिफोर प्रेगनेंसी दे रहे हो तो व्हाट यू विल एडवाइस टू द कपल? Avoid 3 month 1 to 3 months. birth control use करना. यस, 3 months तक यू कैन नॉट बी अ प्रेग्नेंट नहीं हो सकते बिकॉज वो लाइव वैक्सीन है, प्लासेंटा क्रॉस करके बेबी को हार्म कर पाएगा। तो 3 महीने तक आप नहीं प्रेग्नेंट हो सकते, ये आपको बताना है। नेक्स्ट इज सी। सी स्टैंड्स फॉर Cytomegalovirus. साइटोमेगालोवायरस। यस। सो वो कैसे होता है, ट्रांसमिट क्या होता है, टेल मी अबाउट दिस थिंग्स। पर्सनल कॉन्टैक्ट से। पर्सनल कांटेक्ट से होगा, देन Transmitted प्लासेंटा ऑफ द फीटस। यस प्लासेंटा क्रॉस कर सकता है। अगर लकीली बेबी को प्लासेंटा में से नहीं हुआ तो द अनदर रिस्क इज Birth cancer. Birth cancer. ड्यूरिंग डिलीवरी। यस, जो वजाइना से बेबी पास होगा तो वहां के जो फ्लूइड्स और ब्लड्स है उसके कांटेक्ट से हो सकता है। टेल मी अबाउट द सिम्टम्स। asymptomatic. एसिम्टोमेटिक है, मदर को पता भी नहीं चलेगा कि शी इज इन्फेक्टेड विद साइटोमेगालोवायरस, एंड बेबी भी जब बॉर्न होते हैं तब उसमें भी कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। बट ये वायरस की वजह से क्या हो सकता है बेबी में? LBW, यस intrauterine growth retardation, enlarged Enlarged livers, liver. and एंड spleen. Jaundice, Spleen. blindness. Hearing Hearing loss. loss. हाँ ये सब Seizures. हो सकता है। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? Antiviral medication. इट इज गुड टू गिव एंटीवायरल मेडिकेशन। ये इसके लिए मेडिसिन देना दैट इज गुड और बैड? Bad. Medicine is toxic. Dilemma. Risk versus benefit. हाँ इट इज नॉट गुड, हम मेडिसिन देंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है बेबी को, टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे बेबी पर, इट इज टेरिटोजेनिक। सो क्या करें, मेडिसिन दे कि ना दे? सो ऑलवेज डॉक्टर क्या करेंगे, रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स देखेंगे कि ना देने से प्रॉब्लम ज्यादा है कि देने से प्रॉब्लम ज्यादा है, जो उनको थोड़ा भी बेनिफिशियल लगेगा वो स्टेप करेंगे। और ये सी मदर में हमें कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस मेंटेन करने हैं। देन H stands for Herpes simplex. herpes simplex virus. Tell me about that. Herpes simplex virus can cross the placental barrier? No. No. No, नहीं कर सकता। तो कैसे होगा बेबी को? Vaginal Vesicle. delivery through यस वजाइनल डिलीवरी से होगा, वहां पर जो लीजन्स है, एक्टिव लीजन्स होते हैं herpes simplex वायरस के, वहां पर पेनफुल वेसिकल्स हो जाएंगे, ऐसे वेसिकल्स में ड्रेनेज होता रहेगा। तो वजाइना में, सर्विक्स में, जेनिटेलिया में, पूरा इनर साइज में वहां पर सब वेसिकल्स होंगे। सो उसके कांटेक्ट में अगर बेबी आएगा तो बेबी को हो सकता है herpes simplex वायरस से इन्फेक्शन।
सो अगर एक्टिव लीजन्स होंगे, सो व्हाट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू? C-section. सी सेक्शन, यस। बट अगर एक्टिव लीजन्स नहीं है, मदर इज ऑलरेडी टेकिंग मेडिसिन और उसने एक्टिव लीजन्स आउटब्रेक ना हो ऐसा कंट्रोल किया था, अभी एक्टिव लीजन्स नहीं है, सो कैन यू गो फॉर वजाइनल डिलीवरी? Yes. Yes. बट देयर इज अ प्रॉब्लम। सो Maintain precaution, हाँ, strict precaution. हम करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। गलती से भी अगर टच हो गया या प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी हुआ, तो बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर एक्टिव लीजन्स नहीं है तो आप तो भी आपको लाइक सीजरियन सेक्शन करवाना होगा। यू कैन गो फॉर वजाइनल डिलीवरी, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो नॉर्मली डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब भी लाइक फीमेल को हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन हो, दे डू नॉट गो फॉर वजाइनल डिलीवरी, बिकॉज शायद कॉम्प्लिकेशन हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सब हो सकता है। नाउ जो लाइक जब बेबी बॉर्न होता है, तब उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से कांटेक्ट में आ गया तो Neurologic. Neurological impairment हाँ, and can न्यूरोलॉजिकल die. इम्पेयरमेंट हो सकती है या डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज अबाउट हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। देन अनदर जो अदर इन्फेक्शन है, उसमें एक इन्फेक्शन हमने देखा था, व्हाट इज दैट? Group B streptococcus. Yes, GBS infection. So tell me about this. Can it cross the placental barrier? No. तो कब होगा बेबी को इन्फेक्शन? During vaginal delivery. ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी, यस। और ये बैक्टीरिया कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? Cervix, vagina, rectum, urethra. पूरा जो हमारा जो पेरिनियल एरिया है, सर्विक्स, वजाइना, यूरेथ्रा, रेक्टम, सब वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड वजाइनल डिलीवरी के वक्त जीबीएस ट्रांसमिट हो सकता है। अगर बेबी को वजाइनल डिलीवरी के वक्त जीबीएस हो गया, सो कितने टाइम में सिम्टम्स दिखेंगे, क्या सिम्टम्स दिखेंगे? Within 40 hours, 48 hours. हाँ, विद इन 48 आवर्स उसको इन्फेक्शन देखने को आपको मिल जाएंगे। एंड व्हाट कुड बी? Sepsis. Sepsis, pneumonia, meningitis, या फिर neurological disability. परमानेंट। सो इसमें से कुछ भी हो सकता है और उसके साइंस आपको देखने को मिलेंगे। सो देयर इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, हम जीबीएस का टेस्ट कर सकते हैं बिफोर डिलीवरी एट 35 to 37 वीक्स। और अगर आपको लगता है कि वो प्रेजेंट है, तो डॉक्टर विल ऑलवेज गो फॉर, जीबीएस है तो क्या करेंगे डॉक्टर? Antibiotics. एंटीबायोटिक्स तो देंगे, बट सीएस करेंगे। यस, वजाइनल डिलीवरी का रिस्क क्यों लेना है, बेबी को रिस्क क्यों देना है? सो अगर प्रेजेंट है तो एंटीबायोटिक तो देंगे, बट वो सीएस करेंगे कि वजाइनल डिलीवरी नहीं करनी है। इट इज प्रीफर नॉट टू डू द वजाइनल डिलीवरी। एंड बेबी को देनी पड़ेगी एंटीबायोटिक्स। अगर आपने वजाइनल डिलीवरी, मदर इज टेकिंग एंटीबायोटिक्स रेगुलरली और आपने वजाइनल डिलीवरी भी करवाई है, सो अगर इन्फेक्टेड है तो उस इन्फेंट को भी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, यस, एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर। और उसमें कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस आपको मेंटेन करने हैं। एनी डाउट टिल दिस? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, no. Okay, so let's start the another condition, that is COVID-19 during pregnancy. Yes, अभी जब से COVID-19 आया है, so there might be chances कि pregnant women को भी हो सकता है। So research is continuous regarding the effects of COVID-19 on the pregnant client and developing fetus. अभी COVID-19 नया नया है, तो अभी किसी को पता नहीं है कि COVID-19 की वजह से प्रेग्नेंट वीमेन को क्या होता है और फीटस, जो डेवलपिंग फीटस है, उस पर क्या असर होता है। सो अभी रिसर्च अभी उस पर चालू है, अभी कंक्लूजन नहीं आया है कि क्या होता है। सो रिसर्च इज गोइंग ऑन दैट। From what is known at this time, pregnant and recently pregnant individuals are at increased risk for severe illness from COVID-19 compared with non-pregnant individuals. Yes. अब तक कितना पता चला है, रिसर्च अभी भी चालू है, बट अब तक इतना पता चल गया है कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल को COVID-19 हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके इलनेस के कॉम्प्लिकेशन या उसकी सीवियरिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट इंडिविजुअल। मतलब दो फीमेल है, एक प्रेग्नेंट है और एक इज वन इज नॉट प्रेग्नेंट। तो जो नॉन प्रेग्नेंट है उसको इतना सीवियर कोविड नहीं होगा, बट जो प्रेग्नेंट है उसको सीवियरिटी थोड़ी ज्यादा होगी।
Additionally, pregnant individuals with COVID-19 are at increased risk for preterm birth and may have an increased risk of other adverse pregnancy outcomes. Yes, अदर अभी तक जितनी रिसर्च हुई उसमें इतना भी पता चला है कि अगर फीमेल को प्रेगनेंसी के वक्त COVID-19 हो गया तो उसकी वजह से प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है एंड एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स भी आ सकते हैं. लाइक क्या होंगे पता नहीं, बट देयर माइट बी अ रिस्क कि उसको प्रेगनेंसी आउटकम्स एडवर्स आए, कुछ प्रॉब्लम हो सके पूरी पेरीनेटल पीरियड में. एंड फॉर COVID-19 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर 19, उसमें स्टडी किया था. चैप्टर 51 में रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी स्टडी किया था. एंड देयर इज अ लिंक जिसके ऊपर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी कि अब तक क्या रिसर्च हुई है, क्या हो सकता है. देयर इज अ लिंक प्रोवाइडेड टू यू. Next condition is multiple gestation. What do you mean by multiple gestation? Multiple pregnancy? Okay, मतलब 2-3 बार प्रेग्नेंट हुई है No, तो 2 or more fetus. हाँ, फीटस ज्यादा है, एक से ज्यादा फीटस है. इट कुड बी प्राइमीपेरा और मल्टीपेरा, बट उसमें फीटस ज्यादा है तो उसको मल्टीपल जेस्टेशन बोलेंगे. सो मल्टीपल जेस्टेशन रिजल्ट्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवम. अगर 2 ओवम फर्टिलाइज होंगे, ऐसे 2 अलग अलग ओवम फर्टिलाइज होंगे, तो उसको डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं या फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं. या फिर स्प्लिटिंग ऑफ 1 फर्टिलाइज ओवम. एक ही ओवम था, उसमें से 2 ओवम बने, 2 लाइक अलग अलग हुए, तो उसको हम मोनोजाइगोटिक, बिकॉज एक ही जाइगोट था, उसमें से 2 डिवाइड हुए और इसमें एक ओवम को एक स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, एक ओवम को दूसरे स्पर्म ने फर्टिलाइज. सो देयर आर 2 जाइगोट, सो इसको डाइजाइगोटिक बोलेंगे. ऐसे जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उसको मोनोजाइगोटिक बोलते हैं या फिर आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं. यस, ये याद रखना है, जो भी एक जाइगोट में से बने हैं देयर विल बी ऑलवेज दोनों के दोनों सेम जेंडर के होंगे, दोनों के दोनों फीमेल होंगे या फिर दोनों के दोनों मेल होंगे, बिकॉज एक ही ओवम था एंड देयर आर 2 स्पर्म्स, उसकी वजह से 2 अलग स्प्लिट हो गए. सो दोनों का जेंडर सेम होगा. बट डाइजाइगोटिक में दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं या फिर मेल एंड फीमेल कंबाइन भी हो सकते हैं. अंडरस्टूड? Yes. Yes, हाँ. ma'am. तो जब डाइजाइगोटिक या मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो, एक ओवम फर्टिलाइज होके डिवाइड हुआ है या फिर 2 ओवम फर्टिलाइज हुए, उसको मल्टीपल जेस्टेशन बोलते हैं. हाँ, बट मल्टीपल जेस्टेशन के कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होंगे. सोचो, 2 फीटस है, 2, सब कुछ डबल डबल हो गया है, सो कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क भी डबल हो जाएंगे. सो कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड्स मिसकैरेज. मिसकैरेज हो सकता है अगर प्रॉपर स्पेस नहीं मिली उनको ग्रो होने की तो. सो मिसकैरेज हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, कंजेनाइटल अनोमलीज हो सकती है, एक का ग्रोथ हुआ एक का नहीं हुआ है, हाइपर एमेसिस हो सकता है बिकॉज एक प्लासेंटा एचसीजी सीक्रेट कर रहा है, उसकी जगह 2 है, सो ज्यादा वॉमिटिंग होगी. आईयूजीआर भी हो सकता है, प्रॉपर ग्रोथ ना हो सकता है. जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, पॉलीहाइड्रेमियोस, 2 फीटस कितना एमनियोटिक फ्लूइड सीक्रेट करेंगे, सो देयर विल बी पॉलीहाइड्रेमियोस. पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, पीआरओएम हो सकता है, प्रीटर्म लेबर एंड डिलीवरी भी हो सकती है. सो दिस आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मल्टीपल जेस्टेशन. मल्टीपल जेस्टेशन की वजह से ये सब रिस्क ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है इसमें से. आपको कैसे पता चलेगा कि मदर इज हैविंग मोर देन 1 फीटस इन हर वूम? सो एक्सेसिव फीटल एक्टिविटी, मदर को लाइक बहुत ज्यादा फीटल एक्टिविटी फील होगी. यूट्रस लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, नॉर्मल जितनी जेस्टेशन एज होती है उससे +or -2 होता है, बट इसमें तो जितनी जेस्टेशनल एज है उससे ज्यादा है बिकॉज 2 फीटस है अंदर. पाल्पेशन ऑफ 3 or 4 लार्ज पार्ट्स इन द यूट्रस. जब भी आप पाल्पेट करोगे, सो पहले एक ही बेबी होता है तो आपको एक हेड फील होता है, पूरी एक बैक फील होगी, सो 2 पार्ट आपको फील हो रहे थे, बट इसमें 3 या 4, 3 से ज्यादा और 4 भी पार्ट्स आपको फील हो सकते हैं. ऑस्कल्टेशन ऑफ मोर देन 1 फीटल हार्ट रेट. यस, जब आप ऑस्कल्टेट करोगे थ्रू डॉपलर और फीटोस्कोप तो आपको एक हार्ट रेट नहीं 2 हार्ट रेट सुनाई देगी. एक्सेसिव वेट गेन होगा मदर का. देन दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स. इससे आपको पता चलता है कि मदर इज हैविंग मल्टीपल जेस्टेशनल या मल्टीफिटल प्रेगनेंसी है. इंटरवेंशंस क्या करना है हमें? सो मॉनिटर वाइटल साइंस, monitor fetal heart rates, activity and growth of both the fetus,
ट्रिपलेट्स हो, क्वाड्रुप्लेट्स हो, जितने भी फीटस हो सबकी मॉनिटर करनी है। मॉनिटर फॉर सर्वाइकल चेंजेस ऑल्सो, यस, ये भी हमें मॉनिटर करना होगा, बिकॉज अगर 2 फीटस है सो दे विल क्रिएट अ प्रेशर। आपने देखा होगा कि जिनको मल्टीपल फीटल प्रेगनेंसी होती है उनको प्रीटर्म डिलीवरी बहुत कॉमन है, बिकॉज 2 फीटस का प्रेशर सर्विक्स पर पड़ेगा, सो अर्ली वो डायलेट हो सकता है। सो सर्वाइकल चेंजेस आपको मॉनिटर करते रहना है। ऐसे फीमेल में हम एक कौन सा टेस्ट करते हैं? फाइब्रोनेटिक टेस्ट, ओके, व्हाट इज दिस टेस्ट? मतलब एक सिक्रेशन प्रिवेंट प्रीटर्म लेबल। हाँ, खबर पड़ी कि प्रीटर्म प्रीटर्म लेबर, लेबर था। हाँ प्रीटर्म लेबर होगा या नहीं वो पता चल जाएगा। सो ऐसे फीमेल्स में वो टेस्ट किया जाता है जिसको भी रिस्क है प्रीटर्म का उसमें। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर यूएसजी एज प्रिस्क्राइब्ड, मॉनिटर फॉर अनीमिया, एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल विटामिन एज प्रिस्क्राइब्ड। जो फीमेल है वो जितना आयन ले रही है उसमें से 2 बेबी का उसको फुलफिल करना है। सो मदर ज्यादा अनेमिक हो सकती है, सो उसको अनीमिया के लिए मॉनिटर करना है, एंड सप्लीमेंटल विटामिन आयन जो भी लगेगा वो देना पड़ेगा। मॉनिटर फॉर प्रीटर्म लेबर, प्रीटर्म लेबर इज सो कॉमन, सो मॉनिटर फॉर दैट एंड ट्रीट द प्रीटर्म लेबर प्रॉम्प्टली। आपने मॉनिटर कर लिया, वो टेस्ट किया, आपको लगा कि हाँ देयर इज अ रिस्क, तो उसको ट्रीट करो। कैसे ट्रीट करोगे? सो आप वो मदर को कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए बोलोगे कि बेड रेस्ट करो जितना हो सके उतना, एंड उसको टोकोलाइटिक्स दे दोगे, सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जितना हो सके आप उतना डिले कर सकते हो। प्रिपेयर फॉर सीएस डिलीवरी फॉर एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, यस, वी नो कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या है, एक 2 फीटस का हेड नीचे एंड बटक्स ऊपर होंगे ऐसे, बट अगर ऑपोजिट है दोनों या फिर एबनॉर्मल पोजीशन है तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं पॉसिबल ऐसे कंडीशन में, तो उसको सीएस ही करना पड़ेगा। Prepare to administer oxytocic medication as prescribed after delivery to prevent PPH from uterine over distension. Yes, PPH क्यों होता है? डिलीवरी हो जाने के बाद जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो पीपीएच होता है, बिकॉज यूट्रस के अंदर ऐसे ब्लड वेसल्स होगी, जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो ब्लड वेसल्स क्लोज हो जाएगी, बट बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गया था। एक एग्जांपल है कि आप बलून को बहुत ज्यादा ब्लो करके फुला दोगे, फिर हवा निकाल दोगे तो वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा, इट विल बी लिटिल बिट डिस्टेंडेड, बिकॉज वो उसको ज्यादा फुला दिया था, तो 2 ट्विंस की वजह से, 2 फीटस की वजह से वो ओवर डिस्टेंड हो गया था। सो देयर माइट बी चांसेस कि उसको पीपीएच हो सकता है। तो जैसे ही डिलीवरी हो जाए उसको ऑक्सीटोसिन देना पड़ेगा कि फटाफट कॉन्ट्रेक्शन हो जाए और पीपीएच ना हो, पोस्टपार्टम हेमरेज हम प्रिवेंट कर सके। सो दिस आर द इंटरवेंशंस फॉर मल्टीपल जेस्टेशन। एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. Okay. Next is placental abnormalities. What do you mean by placental abnormalities? Is this abruptio placenta, placenta previa? Both. Okay. Another answers? Any other guesses? Yes, Harsh? Structural abnormality Huh. placenta. Yes. Placental abnormality, it doesn't mean they are talking about abruptio placenta and placenta previa. It is not included in placental abnormality. Placental abnormality मतलब प्लासेंटा का जो अटैचमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है. So there are 3 main classification. Let's study what is the placental abnormalities. So placental abnormalities, there are 3 types of placental abnormalities. They are placenta accreta, then placenta increta, and placenta percreta. It is not written. Okay. Placenta percreta. Yes. So these are the 3 abnormalities. Placenta accreta matlab kya? So it is an abnormally adherent placenta. Placenta increta occurs when the placenta penetrates the uterine muscle itself, and placenta percreta occurs when the placenta goes all the way through the uterus. Okay. Let me explain you through the with the help of figure. नॉर्मल प्लेसेंटा क्या होता है? दिस इज द एंडोमेट्रियम लेयर. ये जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम है. ये बीच का लेयर है, दैट इज दिस इज Biometrium, मायोमेट्रियम, एंड ये जो लेयर है दैट इज perimetrium. पेरीमेट्रियम. यस, सो वी नो कि देयर आर 3 लेयर्स. जो प्लासेंटा होता है वो सिर्फ एंडोमेट्रियम से अटैच होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर चला नहीं जाता, सिर्फ एंडोमेट्रियम तक अटैच होता है कि जब भी बेबी डिलीवर हो जाए वहां से वो सेपरेट हो जाएगा आराम से, शांति से. तो दिस इज द नॉर्मल प्लासेंटा. व्हाट इज एक्रीटा? एक्रीटा मतलब
पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर चला गया है। सोचो, अगर डिलीवरी हो गई, प्लासेंटा पूरा एंडोमेट्रियम में चला गया है, सो उसको डिलीवर करवाने में कितना प्रॉब्लम होगा। अगर आप फोर्सफुली डिलीवर कराओगे सो पूरा एंडोमेट्रियम भी डैमेज हो सकता है, मदर को पीपीएच भी हो सकता है। सो इट विल क्रिएट सो मच ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर डिलीवरी। सो एक्रीटा मतलब क्या, एंडोमेट्रियम तक चला गया है। इनक्रीटा मतलब क्या, और अंदर गया है, पूरा अंदर चला गया है, पूरा मायोमेट्रियम तक उसके जो प्लासेंटा के जो कोरियोनिस विलस है वो पूरे मायोमेट्रियम तक चले गए हैं। सो उसको भी निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर मायोमेट्रियम पूरा लेयर निकल जाएगा सो मदर को कितना ब्लीडिंग होगा। एंड लास्ट इज प्लासेंटा परक्रीटा। परक्रीटा मतलब उसने पूरा क्रॉस करके पूरा जो पेरीमेट्रियम है उसको भी क्रॉस कर दिया है, मतलब पूरा यूट्रस बाहर तक प्लासेंटा आ गया है। ये पूरा यूट्रस है, दिस इज द पेरीमेट्रियम, पूरा प्लासेंटा यहाँ तक आ गया है। सो इस केसेस में तो हम उसको निकाल ही नहीं पाते, पूरा यूट्रस ही निकालना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि आप कुछ भी करके उसको निकालो, हमें पूरा यूट्रस ही निकालना पड़ेगा। परक्रीटा मतलब पेरीमेट्रियम को भी उसने क्रॉस कर लिया है। अंडरस्टूड व्हाट इज एक्रीटा? यस, Yes, ma'am. व्हाट इज एक्रीटा? व्हाट इज एक्रीटा? हाँ एंडोमेट्रियम तक चला गया है। हाँ, प्लासेंटा एंडोमेट्रियम जो को ऐसे पर होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर नहीं चला जाता है। यू नो कि प्लासेंटा के अंदर ऐसे कोरियोनिक विलस होती है जो उसके रूट्स कहते हैं हम। सो वो रूट्स पूरे एंडोमेट्रियम तक चले गए हैं। सो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ ऊपर सरफेस तक ही होता है और इजीली सेपरेट हो जाता है, बट उसके रूट्स पूरे एंडोमेट्रियम तक चले गए हैं। सो दैट इज प्लासेंटा एक्रीटा। व्हाट इज प्लासेंटा परक्रीटा? मायोमेट्रियम तक टच हो। नहीं, परक्रीटा, वो पेरीमेट्रियम में क्रॉस करेंगे। हाँ, प्लासेंटा के जो रूट्स है पूरे, जो कोरियोनिक विलस है, उसने पूरा क्रॉस कर लिया है, पेरीमेट्रियम भी क्रॉस कर लिया है। एंड व्हाट इज इनक्रीटा? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम तक वो पूरा चला गया है। तो रिमेम्बर दिस डिफरेंस। ओके, आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को ये प्लासेंटल एब्नॉर्मलिटीज है? सो मे कॉज हेमरेज इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ बिकॉज द प्लासेंटा डज नॉट सेपरेट इजीली। एंड दूसरी थिंग क्या है, यूएसजी से पता चल जाता है बिफोर, जब भी मदर प्रेग्नेंट होती है एंड डॉक्टर यूएसजी करते हैं। सो प्लासेंटा डॉक्टर देखते हैं कि कहाँ पर लोकेटेड है। सो आप इस इमेज में देख सकते हो, दिस इज द नॉर्मल वन, बट यहाँ तक पूरा दिख रहा है या फिर पूरा बाहर तक दिख रहा है, सो इट इंडिकेट समथिंग एबनॉर्मल। सो यूएसजी से भी पता चल सकता है कि प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज है। एंड द अनदर थिंग, जैसे ही डिलीवरी हो जाती है प्लासेंटा सेपरेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है एंड देयर इज सो मच ऑफ ब्लीडिंग, हेमरेज हो रहा है, सो इट इंडिकेट्स कि मदर को प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी है। फिर तुरंत आपको वहां पर स्टॉप कर देना है एंड आपको मदर को प्रिपेयर करना पड़ेगा हिस्टेक्टोमी के लिए, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। आप पूरा कैसे निकाल सकते हो, पूरा डैमेज हो जाएगा एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सो देयर इज नो अदर वे। आपको लगता है कि प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी से, डॉक्टर को पहले से यूएसजी में से ही पता चल जाता है कि ये मदर को प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी है। सो जैसे ही फीटस डिलीवर होता है मदर का हिस्टेक्टोमी कर देते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल यूएसजी में नहीं पता चला तो ड्यूरिंग डिलीवरी भी पता चल जाएगा कि मदर इज हैविंग प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज। सो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, हिस्टेक्टोमी। So this is the assessment finding. Interventions क्या करना है, monitor for shock and hemorrhage. Yes, hemorrhage होगा, excessive bleeding होगा, मदर शॉक में भी जा सकती है, तो वो हमें मॉनिटर करना है and prepare the client for hysterectomy if a large portion of placenta is abnormally adherent. Yes, बहुत लार्ज पोर्शन, चलो इतना पोर्शन एक्रीटा परक्रीटा इंक्रीटा है तो चलेगा, बट लार्ज पोर्शन ऑफ प्लासेंटा पूरा अंदर है तो हमें सर्जरी करके ही निकलना पड़ेगा। यू कैन नॉट पुल इट आउट, आप खींच के कुछ भी ऐसा तो कर ही नहीं पाओगे, सो आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी, बाकी वो इजिली नहीं निकलेगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर द मदर फॉर सर्जरी, हिस्टेक्टोमी करनी ही पड़ेगी, यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। तो दैट इज अबाउट प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज। नेक्स्ट इज प्लासेंटा प्रीविया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद हम प्लासेंटा प्रीविया देखेंगे।
What is placenta previa? જે પ્લેઝન્ટા છે લોઅર સેગમેન્ટમાં ઇમ્પ્લાન્ટ આવી જાય नॉर्मल इम्प्लांटेशन प्लासेंटा का कहाँ पर होता है? અપર સાઈડ अपर साइड ऑन द फंडस, बट दिस इज द नॉर्मल थिंग. बट अभी जो अगर एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन हो जाए लोअर सेगमेंट में, दैट इज यूजुअली हैपेंस इन लोअर सेगमेंट, हम उसको प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं. सो प्लासेंटा प्रीविया इज एन improperly implanted placenta usually in the lower uterine segment near or over the internal cervical os. Yes, you can see here कि नियर द इंटर, दिस इज इंटरनल सर्वाइकल ओरिफाइस, तो उसके नियर भी हो सकता है एंड उसके ऊपर भी हो सकता है. सो इट इज नियर एंड और इट कैन बी ओवर द इंटरनल सर्वाइकल ओस. There are three types of placenta previa. First is total or complete. What do you mean by total or complete placenta previa? A, B और C कौन सी है इसमें से? Which figure indicates total placenta previa? Figure C. सी. यस, टोटल मतलब ये जो इंटरनल ओस है वो पूरा कवर हो गया है, कंप्लीटली कवर हो गया है. सो दैट इज टोटल और कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया. द इंटरनल सर्वाइकल ओरिफाइस इज कवर्ड entirely by the placenta when the cervix is fully dilate. Yes, ये चीज भी ध्यान रखनी है, उसमें हम देखेंगे. अभी ये सर्विक्स पूरा डायलेट हो गया है, चलो 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया है, फिर भी प्लासेंटा तो ऊपर ही है. सर्विक्स डायलेट होगा पर बेबी डिलीवर हो पाएगा वहां से? नो, बिकॉज देयर इज अ बैरियर बिटवीन द फीटस एंड सर्विक्स. सो ऐसे पेशेंट में जिसको कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया है, वी हैव टू ऑलवेज गो फॉर सीएस. नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल एट ऑल बिकॉज प्लासेंटा ने पूरा सर्विक्स जो एग्जिट है वो ही कवर कर लिया है. जब वो फुल्ली डायलेट होता है तो भी प्लासेंटा वहां पर ही है. नेक्स्ट इज पार्शियल. Partial placenta previa मतलब the lower border of the placenta is within 3 centimeter of internal cervical os but does not fully cover it. Yes, you can see here, आपको यहां से भी दिखता है. और चलो मैं फिगर, दिस इज द cervix. तो प्लासेंटा प्रीविया कैसा है? आधा कवर किया है. दिस इज प्लासेंटा, ये आधा कवर किया है. बट जब सर्विक्स डायलेट होगा तो धीरे धीरे वो खिसक जाएगा, बिकॉज यूट्रस की सेगमेंट भी ऐसे एनलार्ज होती, तो धीरे 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 खिसक जाएगा. सो टिल देर इज अ चांस कि हम उसको डिलीवर कर सकते हैं. समटाइम्स ऐसा भी होगा, इतना भी हो सकता है, इतना भी, एनी हाउ थोड़ी ओपनिंग है. जैसे ही सर्विक्स डायलेट होगा वो फुल्ली कवर नहीं कर पाएगा. इसमें तो पूरा ऐसा ही है, पूरा प्लासेंटा से कवर है, तो सर्विक्स डायलेट होगा तो भी वो कवर रहेगा. बट इसमें थोड़ा पोर्शन ही, फॉर एग्जांपल इतना है, तो भी सर्विक्स जैसे जैसे डायलेट होगा वो प्लासेंटा खिस जाएगा बीच में से. तो वी कैन टेक अ चांस फॉर वजाइनल डिलीवरी ऑल्सो. सो विद इन 3 सेंटीमीटर है बट फुल्ली कवर नहीं है सर्विक्स. Next is marginal or low lining. Low lining मतलब the placenta is implanted in the lower uterus but it is not lower border or more than 3 centimeter from cervical os. नीचे है, लो लाइन में है बट सर्विक्स से 3 सेंटीमीटर दूर है. लो लाइन है इसलिए हम उसको प्लासेंटा प्रीविया ही बोलेंगे, बट उस सर्विक्स को कुछ भी वो क्लोज भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है. इट इज मोर देन 3 centimeter away from the internal orifice of the cervix. Understood? Yes. Tell me now, what is placenta, marginal placenta previa? 3 सेंटीमीटर के ऊपर. हाँ. So does it create any problem? जब cervix close हो तब problem create करेगा? नो. जब cervix dilated हो तो? नो. नो, बिकॉज वो ऑलरेडी सर्विक्स से 3 सेंटीमीटर दूर है, नीचे है, इसीलिए हम उसको प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं. बट वो सर्विक्स को कुछ भी नहीं कर रहा है. टेल मी अबाउट टोटल प्लासेंटा प्रीविया. કમ્પ્લીટલી કવર સર नीचे. तो अगर वो सर्विक्स क्लोज है तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यस. और वो डायलेट हो गया है फुल्ली वो भी yes. तो भी, बिकॉज वो पूरा नीचे ही है, डायलेट होगा तो भी खींच कर खिसक कर कहाँ जाएगा, पूरा नीचे ही है प्लासेंटा. एंड टेल मी अबाउट पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया. હાફ સર્વિક્સ કવર કરશે ओके, सो जब सर्विक्स क्लोज है तब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. यस. हाँ, पर सर्विक्स डायलेट हो गया है तो
वो भी वो तो भी नहीं करेगा, वी कैन तब गो नहीं फॉर करेगा, दैट। यस। वो थोड़ा कवर कर रहा था, तो जैसे ही डायलेट हुआ सर्विक्स, तो वो खिसक गया वहां से। सो इट विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम व्हेन द सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड, बिकॉज उसने फुल्ली कवर ही नहीं किया था, थोड़ा ही कवर कर रहा था, पार्शियली उसने कवर किया था। सो दिस इज द पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया। Okay, let's study the management depends on the classification of placenta previa and gestational age of fetus. हर किसी की मैनेजमेंट अलग होगी। मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया है तो उसमें वजाइनल डिलीवरी करवा सकते हो, देयर इज नो नीड फॉर सीजरियन। पार्शियल है तो वी कैन टेक अ चांस, अगर बहुत ज्यादा डायलेट होने के बाद बहुत ज्यादा गैप है तो इजीली बेबी डिलीवर हो सकता है, अगर गैप कम है तो सीएस करना पड़ेगा। इट डिपेंड्स कि क्या है, एंड टोटल में तो कंप्लीटली सीएस ही करना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का प्लासेंटा प्रीविया है, तीनों में अलग अलग मैनेजमेंट होगा। सो इट डिपेंड्स कि कौन से टाइप का प्लासेंटा प्रीविया है, व्हाट इज द एज ऑफ फीटस, जेस्टेशनल एज क्या है, उस पर भी मैटर करता है। ओके, असेसमेंट, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि पेशेंट को प्लासेंटा प्रीविया है। सो सडन ऑनसेट ऑफ पेनलेस white red vaginal bleed bright red vaginal bleeding occurs in the last half of pregnancy. Yes, लास्ट में धीरे धीरे जब प्लासेंटा लो लाइन होता है, सो फीटस के प्रेशर की वजह से देयर माइट बी चांसेस कि सडन ऑनसेट ऑफ पेनलेस ब्लीडिंग होगा, पर मदर को पेन नहीं होगा। ये चीज याद रखनी है, डिफरेंस याद रखना है। प्लासेंटा प्रीविया और अब्रप्शन प्लासेंटा का डिफरेंस है। मदर को पेनलेस ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग हो जाएगा इन द लास्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, लास्ट टाइम में। यूट्रस इज स्टिल सॉफ्ट, रिलैक्स एंड नॉन टेंडर। प्लासेंटा प्रीविया है, ब्लीडिंग हो गया है, फिर भी मदर का यूट्रस अभी एकदम रिलैक्स ही है, सॉफ्ट है, और टेंडरनेस भी नहीं है। आप टच करोगे तो मदर को पेन भी नहीं होगा। फंडल हाइट में बी मोर देन एक्सपेक्टेड फॉर जेस्टेशनल एज। फंडल हाइट शायद ज्यादा भी हो सकती है, इट मे बी मोर देन एक्सपेक्टेड फॉर जेस्टेशनल एज। हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, बट मे बी हो सकती है। सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग। अनदर थिंग you can identify for the placenta previa is USG। USG से ऑब्वियसली उसकी लोकेशन पता चल जाएगी कि वो कहाँ पर है, so USG से भी पता चलता है। इंटरवेंशंस क्या करोगे, अब आपको पता चल गया है कि मदर को प्लासेंटा प्रीविया है, so what interventions you will do? So monitor the client's vital signs, fetal heart rate and fetal activity। ये तीनों चीज चेक करनी है हमें। prepare for USG to confirm the diagnosis। yes, USG करके कंफर्म करना है कि एक्चुअली में मदर को प्लासेंटा प्रीविया है या नहीं। Vaginal examination or any other examination that would stimulate the uterine activity are avoided। yes, प्लासेंटा नीचे है, सो अब अगर वजाइनल एग्जामिनेशन करोगे तो प्लासेंटा इरिटेट हो जाएगा। सो तुरंत ही जैसे ही वो इरिटेट हो जाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकते हैं। सो कोई भी वजाइनल पीवी एग्जामिनेशन या फिर कुछ भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिसकी वजह से प्लासेंटा इरिटेट हो। शायद प्लासेंटा को इंजरी हो जाएगी तो भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है। सो प्लासेंटा इरिटेट हो, इंजरी हो, और जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो, ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है। मेंटेन बेड रेस्ट इन अ साइडलाइन पोजीशन। यस, हमको मदर को बेड रेस्ट करवाना है साइडलाइन पोजीशन में, तो प्रॉपर प्लासेंटा तक मदर का ब्लड सप्लाई चालू रहे। मॉनिटर द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, ट्रीट द साइन ऑफ शॉक। हाँ, अगर बेबी के प्रेशर की वजह से प्लासेंटा इंजर हो रहा है और ब्लीडिंग हो रहा है, सो हमें वो ब्लीडिंग मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो हमें वो भी देखना पड़ेगा, साइंस ऑफ शॉक के भी मॉनिटर करने हैं, और दिख रहा है तो आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। तो कैसे करोगे ट्रीटमेंट? सो आईवी फ्लूइड्स दोगे आप, ज्यादा ब्लीडिंग हो गया तो ब्लड प्रोडक्ट्स दोगे, टोकोलाइटिक मेडिकेशंस दोगे कि अभी हमें डिलीवरी नहीं करवानी है, सो टोकोलाइटिक मेडिसिन दोगे। और अगर मदर नेगेटिव है, तो अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, मतलब देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि फीटस और मदर का ब्लड एक दूसरे से मिक्स हो और आरएच इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है। सो अगर नेगेटिव मदर है तो रोगेम भी आपको देना पड़ेगा। इफ ब्लीडिंग इज हैवी, और सीजेरियन डिलीवरी में बी परफॉर्म। और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गया है तो अब लेबर के लिए आप नहीं वेट कर सकते, आपको सीजर करना पड़ेगा अगर ज्यादा ब्लीडिंग है तो। एंड कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया विल रिक्वायर अ सीजेरियन डिलीवरी ओनली। कंप्लीट है तो उसमें तो आप वजाइनल कर ही नहीं पाओगे, उसमें तो कंपल्सरीली आपको सीएससी करना पड़ेगा। Next, this is really important point that you have to remember. Vaginal examinations are contraindicated if the client is suspected of having
और हैज अ नोन प्लासेंटा प्रीविया। यस, अगर आपको पता चल जाता है कि ये पेशेंट का प्लासेंटा प्रीविया है और प्लासेंटा प्रीविया वाला पेशेंट है, तो उसमें वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते आप। उससे पेशेंट के प्लासेंटा बेबी को इंजरी हो सकती है, प्लासेंटा इंजर हो सकता है। So do not perform any type of vaginal examination in a client suspected with placenta previa. Understood? Yes. Okay. Next condition that happens in pregnancy, that is abruptio placenta. What is abruptio placenta? Premature ये separation. डिटैच हो जाता हाँ, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा। नॉर्मली प्लासेंटा सेपरेट कब होता है? आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फीटस। फीटस डिलीवर हो जाए उसके बाद प्लासेंटा सेपरेट होता है, बट ये तो अर्ली सेपरेट हो गया। सो दैट इज अब्रप्शियो प्लासेंटा, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल आफ्टर 20 वीक्स। बिफोर 20 वीक तो अबॉर्शन ही कंसिडर करते हैं हम सब चीजें, जो भी रीजन से हुआ है, प्लासेंटा सेपरेट हो गया कि जो भी हुआ, सो उसको हम अबॉर्शन ही कंसिडर करेंगे। बट आफ्टर 20 वीक्स अगर प्लासेंटा सेपरेट हो रहा है तो हम उसको अब्रप्शियो प्लासेंटा बोलेंगे, बिफोर द फीटस इज डिलीवर्ड। आफ्टर फीटस डिलीवर हो रहा है तो दैट इज नॉर्मल, बट फीटस की डिलीवरी से पहले एंड 20 वीक के बाद अगर प्लासेंटा सेपरेट हो जाता है तो उसको हम अब्रप्शियो प्लासेंटा बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्रप्शियो प्लासेंटा, मार्जिनल, पार्शियल एंड कंप्लीट। मार्जिनल अब्रप्शियो प्लासेंटा में क्या होगा? साइड से, यू कैन सी हियर कि ये प्लासेंटा है, उसकी साइड्स, उसकी मार्जिन से वहां पर से सेपरेट हो गए। चलो अगर यहाँ पर है, दिस इज यूट्रस एंड प्लासेंटा यहाँ पर है, फंडस में है, तो भी ये थोड़ा पोर्शन है वहां से सेपरेट हो जाएगा, थोड़ा पोर्शन। तो वहां से ब्लड पूरा लीक, मार्जिन से लीक होके निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज मार्जिनल। पार्शियल अब्रप्शियो प्लासेंटा विद कंसील ब्लीडिंग, मतलब यहाँ पर साइड में बताया है बट चलो ऊपर भी है तो भी यू कैन सी हियर कि थोड़ा ही सेपरेशन हुआ है एंड इट इज कंसील्ड, बिकॉज यहाँ पर मार्जिन से तो इंटेक्ट है, दोनों मार्जिन से इंटेक्ट है, बीच का थोड़ा ही सेपरेट हुआ है। सो ब्लीडिंग अंदर कंसील्ड ही रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा। एंड थर्ड इज कंप्लीट अब्रप्शन विथ कंसील्ड ब्लीडिंग। यस, इसमें फोर्थ टाइप भी हम देख सकते हैं। कंसील्ड कंप्लीट अब्रप्शन में क्या है? पूरा सेपरेट हो गया है, बस थोड़ी थोड़ी यहाँ पर गैप है, वहां पर थोड़ा सा ही अटैच है, बाकी अंदर से पूरा सेपरेट हो गया है। यहाँ पर थोड़ा ही सेपरेट हुआ था, यहाँ पर कंप्लीटली सेपरेट हो गया है, बस थोड़ी उसकी एजिस है वो ही अटैच है, तो ब्लड निकल नहीं पा रहा है, ब्लड अंदर है बट बहुत ज्यादा सेपरेट हो गया है। एंड फोर्थ इज कंप्लीट अब्रप्शियो प्लासेंटा, मतलब इसके बाद क्या होगा? पूरी मार्जिन भी सेपरेट हो जाएगी एंड बहुत सारा ब्लीडिंग हो जाएगा। सो कंप्लीट सेपरेशन हो गया है, कंप्लीट अब्रप्शन हो गया है एंड कंसील ब्लीडिंग भी नहीं है, ब्लीडिंग आ ही रहा है। So these are the different types of abruptio placenta. Understood the difference? Marginal मतलब मार्जिन सेपरेट हो गई है और वहां से ब्लीडिंग हो जाएगा, वहां पर कंसील रह ही नहीं सकता बिकॉज मार्जिन ही सेपरेट है, तो ब्लड तो इजीली निकल जाएगा। पार्शियल अब्रप्शन में क्या होगा? थोड़ा ही पोर्शन ऑफ द प्लासेंटा सेपरेट हुआ है बट मार्जिन अभी भी चिपकी हुई है, सो ब्लड बाहर नहीं आ पा रहा है, ब्लड कंसील रहेगा। कंप्लीट अब्रप्शन में क्या होता है? बहुत सारा पोर्शन प्लासेंटा का सेपरेट हो गया है बट थोड़ी दोनों एजिस से, मार्जिन से वो भी चिपका हुआ है। सो ब्लड है अंदर, बहुत सारा ब्लड है प्लासेंटा के पीछे, यूट्रस और प्लासेंटा के बीच में बहुत सारा ब्लड है बट अभी भी मार्जिन चिपकी हुई है, थोड़ी सी बची हुई है, सो ब्लड निकल नहीं पा रहा है। एंड अनदर कैटेगरी इज कंप्लीट अब्रप्शियो विथ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, मतलब अभी मार्जिन भी चिपकी हुई नहीं है, पूरा सेपरेट ही हो गया है, सो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्रप्शियो प्लासेंटा। आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को अब्रप्शियो प्लासेंटा है एंड नॉट द प्लासेंटा प्रीविया? सो द डिफरेंसेस आर डार्क रेड वजाइनल ब्लीडिंग। प्लासेंटा प्रीविया में कैसा ब्लड था? Bright. ब्राइट रेड, और इसमें डार्क रेड। क्यों डार्क रेड? बिकॉज समटाइम्स ये अब्रप्शियो प्लासेंटा होता है वो धीरे धीरे होता है। चलो अगर ये पार्शियल हुआ है, पार्शियल अब्रप्शियो प्लासेंटा ऐसा हुआ है, तो इसमें से ये होगा बिकॉज ब्लड धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, वो प्लासेंटा सेपरेट करता रहेगा, उसमें से कंप्लीट होगा, उसमें कंसील्ड है, फिर उसके बाद पूरा सब सेपरेट हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। तो वो जो स्टोर्ड ब्लड है वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, स्टोर्ड ब्लड डार्क कलर का होता है। सो डार्क रेड वजाइनल ब्लीडिंग होगा इफ द ब्लीडिंग इज हाई इन द यूट्रस और इज मिनिमल, देयर कैन बी एन एब्सेंस ऑफ विजिबल ब्लड आल्सो। यस, अगर प्लासेंटा यहाँ पर है और यहाँ से सेपरेट हो गया है प्लासेंटा, तो
वहां से निकल ही नहीं पाएगा इजीली। सो देयर माइट बी चांसेस कि बहुत मिनिमल हो या फिर ना ही हो। यहाँ पर है तो चलो ग्रेविटी की वजह से यहाँ से लीक भी होगा, बट यहाँ पर है तो यहाँ से लीक होगा, वो धीरे धीरे पूरा सेपरेट होगा फिर ही लीक होगा, उससे पहले लीक होने के चांसेस ही नहीं है। सो हो सकता है वजाइनल ब्लीडिंग, बट समटाइम्स मिनिमल भी होगा और समटाइम्स एब्सेंट भी होगा। अगर हाँ ऊपर की तरफ अटैच है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। यूट्राइन पेन और टेंडरनेस और बोथ। प्लासेंटा प्रीविया में मदर को टेंडरनेस था, पेन था? नो, नो, पेनलेस। बट इसमें पेन होगा बिकॉज अर्ली सेपरेट हो गया है, ब्लीडिंग हो रहा है। सो मदर का यूट्रस एकदम टेंडर होगा, आप टच करोगे तो मदर को पेन होगा। यूट्रस एकदम रिजिड हो जाएगा। उसमें कैसा था प्लासेंटा प्रीविया में यूट्रस? स्मूथ एंड रिलैक्स्ड। हाँ, और इसमें रिजिड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा यूट्रस। सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा मदर को। ये जो डिफरेंस है वो केस स्टडी में ज्यादा आते हैं। केस स्टडी में आपने देखा होगा कि ऐसे दो कॉलम्स होते हैं। सो यहाँ पर लिखा होगा प्लासेंटा प्रीविया एंड यहाँ पर लिखा होगा अब्रप्शियो प्लासेंटा। सो वजाइनल डार्क वजाइनल ब्लीडिंग किस में होगा? सो वी नो कि वो अब्रप्शियो प्लासेंटा में होता है। फिर टेंडरनेस किस में होता है? तो अब्रप्शियो प्लासेंटा में। रिलैक्स यूट्रस का इसमें होगा तो प्लासेंटा प्रीविया में होगा। तो ऐसे डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग भी आपको आंसर स्टिक करने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं केस स्टडी में, ये मेजोरिटी पूछते हैं वो लोग। फिर सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। साइंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस भी होगा इसमें। क्यों फीटल डिस्ट्रेस के साइंस है? Why there is a sign of fetal distress? બ્લીડિંગ થશે તો Present શું compromise. सॉरी, दो वन बाय वन बोलो। બ્લીડિંગ થશે એટલે શોકમાં જશે તો नो, Blood क्योंकि circulation compromise. फीटल के पहले प्लासेंटा है। हाँ, अगर प्लासेंटा ही यूट्रस से सेपरेट हो जाएगा तो प्लासेंटा को ब्लड कैसे मिलेगा? उसको ब्लड लेने के लिए मदर के यूट्रस पर चिपका रहना चाहिए, तो उसको ब्लड सप्लाई मिलता रहेगा। अगर वो ऑलरेडी यूट्रस से सेपरेट हो गया है तो प्लासेंटा को ब्लड कहाँ से मिलेगा? सो फिर फीटस को कहाँ से मिलेगा? सो ड्यू टू दैट रीजन अगर प्लासेंटा ही सेपरेट हो जाएगा तो ब्लड कहाँ से मिलेगा बेबी को? सो उसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। साइन ऑफ शॉक इफ ब्लीडिंग इज एक्सेसिव। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो शॉक में भी जा सकती है मदर। Okay, so these are the assessment findings. Now, interventions क्या करोगे आप? So monitor the client's vital signs and fetal heart rate. मदर भी शॉक में जा सकती है तो मदर के भी हार्ट रेट वाइटल्स चेक करने इंपॉर्टेंट है। इन फीटल की भी हार्ट रेट आपको देखनी पड़ेगी। Assess for excessive vaginal bleeding, abdominal pain and increase in fundal height. Yes, मदर को एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है वो देखना है, एब्डोमिनल पेन तो बढ़ नहीं रहा है वो देखना है, एंड फंडल हाइट भी इंक्रीज होगी। अगर ब्लड कंसील्ड ही रहेगा तो धीरे 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 हिमाटोमा बढ़ता जाएगा, ब्लड बढ़ता जाएगा, तो उसकी वजह से फंडल हाइट भी इंक्रीज होती जाएगी। सो वो आपको चेक करना है। अगर फंडल हाइट इंक्रीज हो रही है इट इंडिकेट्स कि अंदर कंसील्ड ब्लड बढ़ गया है, बाहर नहीं निकल पा रहा है बट अंदर बहुत बढ़ गया है। मेंटेन बेड रेस्ट, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड्स एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एज प्रिस्क्राइब। बेड रेस्ट करवाना पड़ेगा। ब्लड लॉस हुआ है तो ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड्स, ब्लड प्रोडक्ट्स भी आपको देने पड़ेंगे। प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन इफ इंडिकेटेड टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ fetus on the placenta, or place in the lateral position with the head of the bed flat if hypovolemic shock occurs. Yes, नॉर्मली ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देनी है। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन क्यों? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन मतलब हेड लो અને લેગ हाँ, यस, तो मदर को आप ऐसी पोजीशन दोगे। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देने से क्या होगा? अगर मदर रेगुलर रहेगी तो फीटस का प्रेशर होगा और वो प्लासेंटा को खींचेगा नीचे की तरफ। सो अर्ली सेपरेट, थोड़ा सेपरेट हुआ था उसमें ज्यादा सेपरेट हो जाएगा। सो वी हैव टू मेंटेन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन कि प्लासेंटा थोड़ा सेपरेट हुआ है तो चलो चलेगा, पूरा सेपरेट ना हो जाए, फीटस का प्रेशर ना आए प्लासेंटा पर और वो सेपरेट ना हो जाए। सो टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ फीटस ऑन द प्लासेंटा हम मदर को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे तो प्लासेंटा टूवर्ड्स द यूट्रस रहे। एंड अगर मदर को सेपरेट हो गया है, ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है,
सो ऐसे टाइम पर हमें मदर को लेटरल पोजीशन देनी है, बिकॉज जितना भी चिपका है उस पे हमें ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रखना है प्लासेंटा तक. सो लेटरल पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन फॉर सर्कुलेशन. सो हमें मदर को सर्कुलेशन के लिए लेटरल पोजीशन देनी है. एंड हेड ऑफ द बेड हमें फ्लैट रखना है, बिकॉज अगर हम एलिवेट रखेंगे तो मदर को हाइपोवोलेमिक तो है ऑलरेडी, तो मदर को ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा. सो हमें बेड फ्लैट रखना है कि ब्रेन तक ब्लड सप्लाई मिला रहे. अंडरस्टूड? Yes. हाँ. मॉनिटर एंड Yes, ma'am. रिपोर्ट एनी यूट्राइन एक्टिविटी. यस, प्लासेंटा सेपरेट हो गया है, यूट्रस टेंडर हो गया है, सो अर्ली कॉन्ट्रैक्शन भी स्टार्ट हो सकते हैं. एंड अगेन अगर प्लासेंटा ज्यादा सेपरेट हो जाएगा तो वी कैन नॉट वेट कि हाँ थोड़ी देर वेट कर सकते हैं. वी कैन नॉट वेट, हमें बेबी को डिलीवर करना ही पड़ेगा, बिकॉज अंदर रहेगा तो भी ब्लड कहाँ से मिलेगा उसको. सो पहले यूट्राइन एक्टिविटी मॉनिटर करो, और चेंजेस दिख रहे हैं कुछ तो तुरंत ही रिपोर्ट करो. प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी ऑफ द फीटस एज क्विकली एज पॉसिबल. जितना हो सके उतना जल्दी हमें करना है, बिकॉज अगर ज्यादा देर हो गई तो फीटस को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा एंड फीटस की डेथ हो सकती है. इफ वजाइनल डिलीवरी प्रीफरेबल if the fetus is healthy and stable and presenting the part in its the pelvis. yes, हमें डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है. अगर फीटस वजाइना में ही है, अंदर ही है, एंड अभी उस स्टेबल है, उतना फीटल डिस्ट्रेस नहीं हुआ है, तो वजाइनल डिलीवरी करवा लो. बट अगर उसको प्रॉब्लम है, ऑलरेडी डिस्ट्रेस हो गया है, सो ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन और ब्रेडिकार्डिया हो सकता है. वी हैव ऑलरेडी स्टडी कि कॉन्ट्रेक्शन के वक्त ब्लड सप्लाई ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होता है एंड फीटल हार्ट रेट कम होती है. सो ऑलरेडी वो फीटस डिस्ट्रेस में है और आप कॉन्ट्रेक्शन देके वजाइनल डिलीवरी करवाओगे तो और ब्रेडिकार्डिया होगा, फीटस की डेथ हो सकती है. सो अगर फीटस स्टेबल है तभी आपको वजाइनल डिलीवरी करनी है. अगर आपको लगता है कि फीटस स्टेबल नहीं है, वजाइनल डिलीवरी करते करते वो अपना दम तोड़ देगा, तो यू हैव टू गो फॉर सीएस, सीजरियन डिलीवरी. इन इमरजेंसी सीजरियन डिलीवरी इज परफॉर्म इफ द फीटस इज अलाइव बट शोज द साइन ऑफ डिस्ट्रेस. अलाइव है बट डिस्ट्रेस की साइंस है तो हमें सीएस करना होगा. और अगर अब्रप्शियो प्लासेंटा की वजह से फीटस डेड हो गया है, अंदर ही मर गया है, तो आप वजाइनल डिलीवरी करवाओ या सीएस कराओ, इट डजंट मैटर, बिकॉज ऑलरेडी वो फीटस की डेथ हो गई है. बट अगर वो जिंदा है एंड डिस्ट्रेस है तो हमें सीएस करना होगा. मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ डीआईसी, बिकॉज अब्रप्शियो प्लासेंटा की कॉम्प्लिकेशन डीआईसी है एंड पोस्टपार्टम इन द पोस्टपार्टम पीरियड आफ्टर डिलीवरी मदर को डीआईसी हो सकता है. सो मदर को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा कि डीआईसी तो नहीं हुआ है. उसके लिए आप क्या करोगे, मदर का कोएगुलेशन स्टडीज चेक करोगे एंड मदर की स्किन की असेसमेंट करोगे, ब्लीडिंग कैसा हो रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मदर इज हैविंग डीआईसी. दिस इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर. नो द डिफरेंस बिटवीन प्लासेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शियो प्लासेंटा. दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है. What is the difference? In placenta previa, there is painless, bright red vaginal bleeding and uterus is soft, relaxed and non-tender. Placenta previa में painless bleeding हो रहा है, bright red vaginal bleeding हो रहा है, uterus भी soft, relaxed है and tenderness भी नहीं है. But in abruptio placenta, there is dark red vaginal bleeding, uterine pain भी हो रहा है, pain के साथ bleeding हो रहा है, tenderness और both is present and uterus is not relaxed, इट इज रिजिड, बहुत रिजिड हो गया. सो दिस इज द डिफरेंस. ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो जाओ. मैम अंडरस्टूड? यस. मैम टेंडरनेस मीन्स टेंडरनेस मतलब जब भी आप टच करो ना तो मदर को पेन होगा. आपने जैसे यूट्रस पर बाहर से एब्डोमेन पर टच किया तो मदर ने पेन के लिए ऐसे चिल्लाया कि नहीं पेन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपको कभी कुछ लगा हो और आप गलती से टच कर लो तो कैसा पेन होता है. सो आफ्टर टचिंग अगर पेन सेंसेशन हो रहा है तो उसको हम टेंडरनेस बोलते हैं. और नॉर्मल ही पेन हो रहा है विदाउट टचिंग तो हम उसको पेन ही बोलेंगे. बट टच नहीं कर रहे हो तब तक ठीक है, बट जैसे ही टच किया और पेन एक्सपीरियंस हुआ तो हम उसको टेंडरनेस बोलते हैं. अंडरस्टूड? ओके. हाँ. सो यूट्रस को टच करोगे तो मदर को पेन होगा एंड समटाइम्स पेन नहीं होता है, बिना टच किए भी पेन होता है तो दैट इज कॉल्ड एज पेन. टच करने पर पेन होता है तो दैट इज टेंडरनेस. सो दोनों भी हो सकता है या कोई एक भी हो सकता है, बट प्लासेंटा प्रीविया में देयर इज नो पेन एंड नो टेंडरनेस. आप टच करोगे तो भी मदर को पेन नहीं होगा. अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, ma'am. Okay, so remember this difference. Okay. So next condition is
Pyelonephritis. What is pyelonephritis? Infection of kidneys. Infection of kidneys. So उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं. स्पेसिफिकली रीनल पेल्विस और नेफ्रॉन्स में इंफेक्शन चला जाता है, तो उसके ऊपर से नाम दिया है पाइलोनेफ्राइटिस. So results from bacterial infection that extends upward from the bladder through the blood vessels and lymphatics. Yes. Pyelonephritis कब होगा? So पहले यूरेथ्रा इंफेक्टेड हो जाता है, फिर ब्लैडर, धीरे धीरे वो ट्रैवल करके किडनीज तक पहुंच जाता है. So जब ब्लैडर इंफेक्टेड हो तो धीरे धीरे वो ऊपर चला जाए, किडनीज तक चला जाए, तब पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है. और कैसे जाएगा ऊपर? तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स से ऊपर चला जाता है. एंड वी विल स्टडी दिस इन फर्दर सेक्शन. नेक्स्ट सेक्शन है 24 नंबर के टॉपिक में हम देखेंगे. Frequently follows untreated UTI and is associated with increased incidence of anemia, LBW, gestational hypertension, premature labor and delivery, and premature rupture of membranes. Yes. Pyelonephritis क्यों होता है? So अगर फीमेल है, उसको frequently UTI हो ही जा रहा है, like पहले उसको UTI हुआ था और वो ट्रीट नहीं किया, उसने बहुत ज्यादा कंसर्न ध्यान नहीं दिया, वो ऑटोमेटिक ट्रीट हो गया, चलो सिम्टम्स कम हो गए, फिर से दूसरी बार हुआ, तो फ्रीक्वेंटली अनट्रीटेड यूटीआई हो रहा है फीमेल को, तो उसकी वजह से उसको वो इन्फेक्शन ट्रैवल करके किडनी तक चला जाएगा और पाइलोनेफ्राइटिस होगा. अगर उसको पाइलोनेफ्राइटिस हो गया तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम होंगे? सो ज्यादा अनिमिक हो जाएगी मदर, बेबी अगर बॉर्न होगा तो एलबीडब्ल्यू वाला होगा, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रीमेच्योर लेबर भी, प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, एंड प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हो सकता है. अर्ली रप्चर हो जाएगी तो अर्ली डिलीवरी हो ही जाएगी. सो ये चीजें हो सकती है ड्यू टू पाइलोनेफ्राइटिस. असेसमेंट एंड इंटरवेंशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. जो रीनल सिस्टम था उसमें पाइलोनेफ्राइटिस के सिम्टम्स हमने देखे थे कि क्या होता है एंड कैसे इंटरवेंशन लेना है, वो ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया था. अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में ओके, नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन मतलब प्रेगनेंसी के वक्त एसटीआईज जो भी हो रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे. कौन से एसटीआई हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आपको कैसे पता चलेगा? व्हाट आर द डिफरेंट लेबोरेटरी टेस्ट दैट वी कैन डू टू आइडेंटिफाई द एसटीआई. सो लेट्स सी द टेबल 23.3. फर्स्ट डिजीज इज गोनोरिया. गोनोरिया आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या लैब टेस्ट कर सकते हो, क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हो? वजाइनल कल्चर और यूट्राइन टेस्टिंग इज डन ड्यूरिंग इनिशियल प्रीनेटल एग्जामिनेशन टू स्क्रीन फॉर गोनोरिया. यस, स्टार्टिंग में अर्ली प्रेगनेंसी में ही आप वजाइनल कल्चर मतलब वजाइना के एरिया से स्वॉब लेकर आप कल्चर लैब में सेंड कर सकते हो कि वहां पर गोनोरिया लाइक प्रेजेंट है या नहीं, बैक्टीरियाज. Vaginal culture or uterine test may be repeated during third trimester in high risk clients. Yes. अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अर्ली प्रेगनेंसी में नेगेटिव आया था, पॉजिटिव आया था, इट डजंट मैटर, बट उस पेशेंट को रिस्क ज्यादा है, तो लेटर ऑन थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आपको वो टेस्ट रिपीट करना होगा, और ये टेस्ट से कल्चर से आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को गोनोरिया इन्फेक्शन है या नहीं. नेक्स्ट डिजीज इज सिफिलिस. सिफिलिस टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, दैट इज VDRL टेस्ट, और रैपिड प्लाज्मा रिएजिंग, दैट इज RPR टेस्ट. ये दोनों टेस्ट किए जाते हैं, दोनों में से कोई भी टेस्ट किया जा सकता है. दिस टेस्टिंग इज डन ऑन ऑल क्लाइंट्स प्रीनेटली. जो भी क्लाइंट्स है सारे क्लाइंट्स को हम प्रीनेटली चेक करते हैं कि वेदर दे हैव सिफिलिस और नॉट. Culture of lesion, if present, is done during initial prenatal examination to screen for syphilis. Yes, अगर मदर को सिफिलिस है तो उसको भी लीजन्स होंगे, जो जेनिटल एरिया है वहां पर लीजन्स होंगे, सिफिलिस की वेसिकल्स और वैसे लीजन्स होंगे. अगर लीजन प्रेजेंट है तो उसका भी कल्चर लेना होगा. वो लीजन्स में से जो भी डिस्चार्ज निकल रहा है वो लेकर उसको कल्चर के लिए लेबोरेटरी में भेजना पड़ेगा. उसका भी कल्चर हुआ करा जा सकता है अगर लीजन प्रेजेंट है तो. Diagnosis depends on the microscopic examination of primary and secondary lesion tissue and serology, that is VDRL or RPR testing during latency and late infection. Culture may be repeated during the third trimester in the high risk client. Yes. अभी डायग्नोसिस
कैसे डिपेंड करता है, तो एक तो आपने ब्लड टेस्ट तो किया, ब्लड टेस्ट में VDRL एंड RPR टेस्ट किया टू आइडेंटिफाई कि सिफिलिस, पर उसको प्राइमरी लीजन है, सेकेंडरी लीजन है, वो कैसे पता चलेगा? कि जो भी लीजन्स है उसमें से आपने जो भी डिस्चार्ज निकला है वो स्वैब से लेकर कल्चर के लिए भेज दिया है, तो उसके ऊपर डायग्नोस होता है कि मदर को सिफिलिस एडवांस स्टेज में है कि सिर्फ सिफिलिस से इन्फेक्टेड है, कोई भी लीजन नहीं है, लीजन है तो माइनर है। तो डायग्नोसिस उस पर डिपेंड करता है। टिश्यू कल्चर भी लेना है एंड सीरोलॉजी दैट इज ब्लड टेस्ट भी आपको करना है फॉर लेट इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो गया है सो देर विल बी ऑल्सो लीजन प्रेजेंट, लीजन्स भी होंगे, वो भी बहुत ज्यादा होंगे एंड ब्लड टेस्ट तो पॉजिटिव आएगा ही। अगेन थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको फिर से कल्चर रिपीट करना होगा, जो भी हाई रिस्क पेशेंट है कि जिसको रिस्क ज्यादा है उसमें आपको कल्चर भी रिपीट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड अबाउट सिफिलिस? इन शॉर्ट इतना याद रखना है, सिफिलिस में VDRL टेस्ट एंड RPR टेस्ट किया जाता है, अलोंग विद दैट अगर लीजन्स प्रेजेंट हो तो लीजन्स का कल्चर भी किया जाता है। अंडरस्टूड? Yes. ओके। Next disease is condyloma acuminatum. Another name is human papilloma virus. HPV infection है कि नहीं, उसके लिए क्या टेस्ट किया जाता है? So culture is indicated for the client with positive history or with active lesions. Yes. उसको पहले हिस्ट्री थी, उसको पहले एक बार HPV infection हुआ है, या फिर right now the mother is having active lesions. Lesions मतलब वो भी जो भी उसके warts है, vesicles है, वो सब present है, तो ऐसी फीमेल्स में कल्चर करना पड़ेगा। टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द रूट ऑफ डिलीवरी। यस, ये टेस्ट क्यों करते हैं? हमें डिलीवरी का रूट आइडेंटिफाई करना है। अगर हमने कल्चर का टेस्ट किया और कल्चर पॉजिटिव आए तो उसके ऊपर डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि हमें वजाइनल डिलीवरी करवानी है कि CS करवाना है। सो इसलिए टेस्ट किया जाता है। अगर वो ऑलरेडी HPV से इन्फेक्टेड है एंड अगर एक्टिव लीजन्स है, लीजन्स प्रेजेंट है, तो हम वजाइनल डिलीवरी नहीं करवाएंगे। सो द टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द रूट ऑफ डिलीवरी। वीकली कल्चर्स may be done at week 35 और 36 of pregnancy until birth. Yes, 35 वीक की प्रेगनेंसी के बाद हर वीक मदर का HPV टेस्टिंग होगा, जब तक कि बेबी डिलीवर ना हो जाए तब तक। तो हमें पता चलेगा कि कितनी सीवियरिटी है। अगर सीवियरिटी ज्यादा है तो डॉक्टर विल अंडरगो CS section, cesarean section. Understood? Yes or no? Yes, sir. Okay. Next is chlamydia. Chlamydia के लिए क्या करते हैं हम? So vaginal culture or uterine testing is indicated for pregnant client if the client is in high risk group or if the infant from previous pregnancy have developed neonatal conjunctivitis or pneumonia. Yes. कोई एक फीमेल ऐसी है जो हाई रिस्क ग्रुप में है, उसको चांसेस है STI के, तो क्लैमिडिया के लिए टेस्टिंग क्या करोगे आप? उसमें ब्लड टेस्ट नहीं करते हैं, उसमें वजाइनल कल्चर किया जाता है। स्वैब लेके वजाइनल जो भी सिक्रीशन है वो लेबोरेटरी में भेज देंगे एंड दे विल आइडेंटिफाई कि वहां पर प्रेजेंट है या नहीं ऑर्गेनिज्म। एक ऐसी फीमेल्स में किया जाता है। दूसरे केस लोगों में किया जाता है अगर उसने पहले अपने बेबी को डिलीवर किया था और वो जो इन्फेंट है वो पैदा हुआ तो उसको नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस हो गया, बिकॉज जहां पर वो जो वजाइनल सिक्रीशंस है वो बेबी की आंख में कांटेक्ट में आ गए और उसको नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस या न्यूमोनिया हुआ है। सो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी चांसेस है कि उसको क्लैमिडियल इन्फेक्शन होगा। सो ऐसी फीमेल्स में अर्ली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम चेक कर लेते हैं कि पेशेंट female is infected with chlamydia or not. Understood? Yes, ma'am. Okay. Next disease condition is trichomoniasis. उसमें क्या किया जाता है? So normal saline wet smear of vaginal secretion is checked for presence of protozoa associated with premature rupture of membranes and postpartum endometritis. Yes. Trichomoniasis में एक smear बनाते हैं, नॉर्मल ऐसे गीला करते हैं सलाइन से और उसमें से जो भी स्मीयर सैंपल्स निकलते हैं, जो वजाइनल सिक्रीशन निकलते हैं, उसका एक स्मीयर बनाते हैं और उसमें चेक करते हैं। स्मीयर मतलब लाइक स्लाइड पर टेस्ट करेंगे, स्मीयर बनाएंगे और देखेंगे कि वेदर द प्रोटोजोआ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्राइकोमोनियासिस इज प्रेजेंट और नॉट। अगर है मदर ट्राइकोमोनियासिस प्रेजेंट पॉजिटिव है तो उसको क्या रिस्क है? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है या फिर आफ्टर डिलीवरी मदर को एंडोमेट्राइटिस भी हो सकता है, दैट इज पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस। अंडरस्टूड? Yes, ma'am.
Okay. Next disease condition, that is genital herpes simplex virus HSV infection. उसमें क्या किया जाता है? सो कल्चर इज डन ऑफ द लीजन इफ प्रेजेंट. अगर लीजन प्रेजेंट है, जो वेसिकल्स प्रेजेंट है तो उसमें से जो भी डिस्चार्ज निकल रहा है उसका कल्चर किया जाता है ड्यूरिंग इनिशियल प्रीनेटल एग्जामिनेशन टू स्क्रीन फॉर HSV. स्टार्टिंग में ही जब भी वो प्रेग्नेंट होती है तभी वो किया जाता है. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज डन टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ वायरस. यस, आपने कल्चर लिया, लीजन से कल्चर लिया, दैट इज फाइन, ओके, पता चल गया कि मदर को HSV है. वायरस प्रेजेंट है या नहीं, एक्टिव लीजन्स है या नहीं, उसके लिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना पड़ेगा. एडिशनली स्क्रीनिंग में भी नेसेसरी एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेस. यस, जब जब प्रेगनेंसी ऐसे प्रोग्रेस कर रही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में जा रही है, आपको स्क्रीनिंग करते ही रहना पड़ेगा. बिकॉज वी नो कि अगर एक्टिव लीजन्स होंगे तो हम वजाइनल डिलीवरी नहीं कर पाएंगे. अगर एक्टिव लीजन्स नहीं है, डॉर्मेंट फेज में है, तो हम डिलीवरी करवा सकते हैं, वजाइनल डिलीवरी. सो इसके लिए जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है हम उसका कल्चर करते रहते हैं, रिपीट करते हैं, एडिशनल स्क्रीनिंग करते रहते हैं. नेक्स्ट इज HIV. HIV के लिए कौन सा टेस्ट हमने पढ़ा था? ELISA, ELISA, then load, viral load, yes, Immunofluorescent test. Eston and IFA. yes. So ये 3 टेस्ट ही किए जाते हैं HIV के लिए. हमने ऑलरेडी स्टडी किया था. टेस्टिंग में भी डन फॉर हाई रिस्क क्लाइंट, जिसको भी रिस्क ज्यादा है ऐसे पेशेंट को HIV टेस्टिंग करते हैं. अभी तो सब फीमेल का करते हैं, जो भी फीमेल आती है प्रेगनेंसी की कंप्लेंट लेके. कुछ ब्लड टेस्ट तो सब में किए ही जाते हैं टू रूल आउट कि है या नहीं. सो हाई रिस्क फीमेल्स में टेस्टिंग किया जाता है. कॉमन टेस्ट टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इंक्लूड्स ELISA, वेस्टर्न ब्लॉट एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे IFE. ये 3 टेस्ट किए जाते हैं, उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि whether the female is HIV positive or not. Understood? Okay. So this is about the disease condition and the diagnostic testing. कल से हम सारे STI स्टडी करेंगे, डिफरेंट STIs जो भी है वो हम स्टडी करेंगे. Let's do a quick revision. आज हमने क्या देखा? Okay. So today we have completed COVID-19 in pregnancy. COVID-19 की वजह से प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट होते हैं, फीटस पर क्या इफेक्ट होते हैं, वो भी रिसर्च चालू है. वी डोंट नो. अब तक जितना पता चला है वो क्या है कि नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट वीमेन्स में से अगर जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसको COVID-19 हो गया तो उसकी सीवियरिटी थोड़ी ज्यादा होगी. एंड COVID-19 की वजह से प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकती है एंड एडवर्स इफेक्ट्स भी आ सकते हैं. सो इतना ही हमें अभी तक पता है. मल्टीपल जेस्टेशन मतलब एक से ज्यादा फीटस हो, तो उसको मल्टीपल जेस्टेशन बोलते हैं. 2 ओवम होंगे, सो द फीटस इज कॉल्ड एज डाइजाइगोटिक ट्विंस या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस. अगर एक ही ओवम है एंड 2 स्पर्म की वजह से फर्टिलाइज हुआ है तो वो ओवम स्प्लिट हो जाएगा, 2 जाइगोट बनेंगे. ओवम एक है बट जाइगोट 2 बनेंगे, तो उसकी वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोजाइगोटिक या फिर आइडेंटिकल ट्विंस हम बोलेंगे. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है मल्टीपल फीटल प्रेगनेंसी की वजह से? सो मिसकैरेज, अनीमिया, कंजेनिटल एनोमलीज, हाइपरएमेसिस, IUGR, जेस्टेशनल HTN, पॉलीहाइड्रेमनियोस, PPH, PROM, प्रीटर्म लेबर और डिलीवरी, ये हो सकता है. आपको कैसे पता चलेगा कि मदर इज हैविंग मल्टीफीटल प्रेगनेंसी? तो आपको मदर को बहुत सारी फीटल एक्टिविटी फील होगी, यूट्रस भी जेस्टेशनल एज से ज्यादा बड़ा होगा. आप पाल्पेशन करोगे तो आपको 2 से ज्यादा पार्ट्स फील होंगे बिकॉज देयर आर मोर देन 1 फीटस. ऑस्कल्टेशन करोगे तो 1 से ज्यादा हार्ट रेट सुनाई देगी, लाइक 2-3 होंगे तो 3 ऐसे सुनाई देगी. एंड बहुत सारा वेट गेन होगा मदर. इंटरवेंशन क्या करनी है? सो वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं. वी हैव टू चेक कि दोनों फीटस है तो दोनों हेल्दी है या नहीं, तो उसकी हार्ट रेट, एक्टिविटी, ग्रोथ चेक करोगे. समटाइम्स ऐसा होता है कि एक फीटस हेल्दी होता है, एक फीटस नॉट हेल्दी होता है. सो दोनों का चेक करना है. सर्वाइकल चेंजेस मॉनिटर करने हैं बिकॉज प्रेशर की वजह से जल्दी ओपन हो जाएंगे तो प्रीटर्म डिलीवरी हो जाएगी. USG कर सकते हैं हम. अनीमिया ज्यादा होगा मदर को बिकॉज 2 फीटस है, दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है. प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है, तो वो हमें अर्ली आइडेंटिफाई करना है एंड इंटरवेंशंस लेने हैं कि प्रीटर्म लेबर ना हो. अगर एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर CS. मदर को आफ्टर डिलीवरी आपको ऑक्सीटोसिन देना पड़ेगा बिकॉज यूट्रस बहुत ज्यादा ओवर डिस्टेंडेड था 2 बेबीज की वजह से, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट आपको जल्दी करना है कि PPH ना हो, इसके लिए आपको ऑक्सीटोसिन देना पड़ेगा.
नेक्स्ट हमने देखा प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी। कौन सी प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज है? द अटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा, उसको हम प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज बोलते हैं। नॉर्मली जो प्लासेंटा होता है वो एंडोमेट्रियल के सरफेस पर सिर्फ अटैच होता है, पूरा अंदर उसके रूट्स नहीं गए होते, सिर्फ ऊपर तक सुपरफिशियली अटैच होता है। अगर उसके रूट्स मायोमेट्रियम तक चले गए हैं तो इट इज कॉल्ड एज Ingrita. okay. If the roots of placenta are entered to endometrium क्रॉस कर लिया है तो एक्रीटा, एंड इफ द रूट्स हैव क्रॉस या फिर प्लासेंटा पूरा पेरीमेट्रियम तक चला गया है और क्रॉस द पेरीमेट्रियम देन Percrita. Percrita. यस। तो ये डिफरेंस याद रखना है। आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को प्लासेंटल एब्नॉर्मलिटीज है? सो हेमरेज स्टार्ट हो सकता है, एंड जब बेबी डिलीवर हो जाएगा उसके बाद आप इजीली प्लासेंटा निकाल ही नहीं पाओगे। सो उसकी वजह से आपको पता चल गया कि हाँ प्लासेंटा एब्नॉर्मली स्टिक है। एंड अनदर थिंग, आप यूएसजी में से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्लासेंटल एब्नॉर्मलिटी है या नहीं। इंटरवेंशंस क्या करने हैं? तो देखना है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए, शॉक में ना चला जाए पेशेंट। एंड द ओनली ट्रीटमेंट, अगर बहुत ज्यादा पोर्शन ऐसे अंदर चला गया है, एंडोमेट्रियम तक भी है पर ज्यादा है, तो द ओनली ऑप्शन इज हिस्टेरेक्टोमी। हम खींच कर उसको नहीं निकाल सकते, वी हैव टू ओनली डू हिस्टेरेक्टोमी, यूट्रस ही निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया मतलब प्लासेंटा प्रीविया मतलब Covers the cervix. नो, प्लासेंटा प्रीविया मतलब that you have said that is total placenta previa, but what is placenta previa? Implantation of lower uterine cavity. Uterine implantation of placenta in the lower uterine cavity. Placenta नीचे की तरफ अटैच हो गया है। अगर वो completely इंटरनल ओरिफाइस कवर कर देगा तो इट इज कॉल्ड एज Total. Please. That's it. उसने Complete. थोड़ा ही आधा ही सर्विक्स कवर किया है, सो इट इज कॉल्ड एज Partial. Partial. यस। एंड वो इंटरनल जो ओरिफाइस है, सर्विक्स है, उससे दूर है, सो इट इज कॉल्ड एज Margin. मार्जिनल। वो नीचे है, बॉर्डर पर है, बट उसने सर्विक्स को कवर नहीं किया है, तो दैट इज मार्जिनल। मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का प्लासेंटा प्रीविया है, बिकॉज हर एक प्लासेंटा प्रीविया की मैनेजमेंट डिफरेंट होगी। आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट इज हैविंग प्लासेंटा प्रीविया? सो ये चीज याद रखिए, उसको ब्लीडिंग तो होगा बट कैसा होगा? पेनलेस ब्लीडिंग होगा। और ब्लड की क्वालिटी कैसी होगी? Bright red. ब्राइट रेड कलर का होगा, यस। यूट्रस कैसा होगा? Soft, relaxed, non-tender. एकदम सॉफ्ट होगा, रिलैक्स्ड होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं, एंड एकदम नॉन टेंडर है। फंडल हाइट मे बी मोर देन एक्सपेक्टेड जेस्टेशनल एज, ऐसा नहीं है कि होगा, बट अगर अब्रप्शियो प्लासेंटा है और ऊपर की तरफ ऐसे प्लासेंटा है और कंसील्ड ब्लीडिंग है, तो उसमें फंडल हाइट कैसी होगी? धीरे धीरे Increase. इंक्रीज होती जाएगी, बट इसमें इट इज नॉट नेसेसरी कि होगी, इट मे बी। इंटरवेंशंस क्या करने हैं? वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, बेबी की हार्ट रेट मॉनिटर करनी है, यूएसजी देखना है टू कंफर्म कि प्लासेंटा कहाँ पर है। अगर नीचे की साइड है तो फ्रीक्वेंटली पीवी एग्जामिनेशन नहीं करना है, मदर को साइडलाइन पोजीशन में रखना है। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है प्लासेंटा की में इंजरी की वजह से, प्रेशर की वजह से, तो यू हैव टू सी कि बहुत ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, शॉक में तो नहीं जा रहा है, और आपको लगता है कि बहुत ब्लड लॉस हो गया है, तो आपको आईवी फ्लूइड्स देने पड़ेंगे, ब्लड प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे, टोकोलाइटिक्स देने पड़ेंगे, एंड नेगेटिव मदर होगी तो रोगेम भी देना पड़ेगा। अगर बहुत ब्लीडिंग हो रहा है सो हम वेट नहीं कर सकते, हमें तुरंत ही सीएस करना पड़ेगा, बिकॉज जितना वेट करोगे फीटल डिस्ट्रेस ज्यादा होगा। ब्लड लॉस हो रहा है तो मदर के पास इतना ब्लड है ही नहीं कि फीटस को दे, सो धीरे धीरे फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, तो इसके लिए ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो सीएस करना पड़ेगा। एंड अगर कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया है तो उसमें भी सीएस करना पड़ेगा, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? Vaginal examination contraindicate. Yes, if you know that patient is having placenta previa, you cannot do vaginal examination. It is completely contraindicated. Next is abruptio placenta. What does it mean? Premature separation of placenta. हाँ, so
20 वीक्स से पहले एंड फीटस की 20 वीक्स के बाद एंड फीटस की डिलीवरी से पहले अगर सेपरेट हो जाता है तो उसको हम अब्रप्शियो प्लासेंटा बोलते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्रप्शियो प्लासेंटा. फर्स्ट इज मार्जिनल. उसमें क्या होगा? मार्जिन मार्जिनल थी डिटेच થઈ હશે. उसकी जो साइड्स है वहां से सेपरेट हो गया है. सो इज देयर एनी चांसेस कि मार्जिनल अब्रप्शियो प्लासेंटा है तो उसमें कंसील ब्लीडिंग होगा, कंसील ब्लड? No. નો. नो, बिकॉज सारा निकल जाएगा एज ही सेपरेट हो गई है. तो पार्शियल अब्रप्शियो प्लासेंटा विद कंसील ब्लीडिंग, उसमें क्या होगा? Half separate થયું હશે margin થી connected હશે. हाँ, थोड़ा सेपरेट हुआ है बट अभी मार्जिन चिपकी हुई है, सो कंसील ब्लीडिंग है. अगर वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा तो पार्शियल अब्रप्शियो प्लासेंटा में से क्या होगा? Complete. कंप्लीट अब्रप्शियो प्लासेंटा, बट अभी भी मार्जिन चिपकी हुई है, सो देयर इज कंसील ब्लीडिंग. एंड उसके बाद क्या होगा? कंप्लीट अब्रप्शियो प्लासेंटा, उसमें मार्जिन भी सेपरेट हो जाएगी, देयर विल बी लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग. बट वो ब्लड कैसा होगा? કન્સીલ. Separate. नो, कंसील के बाद पूरा सेपरेट हो जाएगा तो ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा. इसमें अभी ब्लड Bleed नहीं हो जाए. निकल रहा है. ब्लड किस कलर का होगा? Dark red. डार्क रेड कलर का. यस, तो असेसमेंट फाइंडिंग क्या है? एक तो डार्क रेड कलर का ब्लड है, बट अगर जो ब्लीडिंग हो रहा है अब्रप्शियो प्लासेंटा ऊपर की तरफ है, सो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम ब्लड निकले या फिर ना भी निकले. अगर ब्लड नहीं निकल रहा है तो क्या चीज देखने को मिलेगी आपको? चलो, ऊपर की तरफ है, ब्लड लॉस नहीं हो रहा है तो क्या होगा? Fundal height increase થશે. The हाँ, light increase. फंडल इंक्रीज होगी. एंड टेंडरनेस पेन तो होगा ही मदर को, तो इससे आपको पता तो चलेगा कि देयर इज अब्रप्शियो प्लासेंटा. तो अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो डार्क रेड ब्लीडिंग होगा. यूट्रस कैसा होगा? पेन होगा यूट्रस में एंड टेंडरनेस भी होगी या फिर दोनों भी होगा. यूट्रस एकदम रिजिड हो जाएगा. एब्डोमिनल पेन भी सीवियर हो गए. फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है बिकॉज प्लासेंटा सेपरेट हो गया है, सो फीटस को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा अभी. एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से शॉक के भी साइंस दिखने को मिलेंगे. अगर ब्लड बाहर नहीं आ रहा है फिर भी मदर को शॉक हो सकता है, बिकॉज कंसील्ड है तो चलो बाहर नहीं आ रहा है, पर मदर को तो ब्लड लॉस हो रहा है तो अंदर है तो भी शॉक के साइंस देखने को मिलेंगे. इंटरवेंशन क्या करनी है? फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करनी है. अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है, एब्डोमिनल पेन एक्सेसिव हो रहा है, फंडल हाइट इंक्रीज हो रही है, तो ये सब हमें चेक करना है. मदर को बेड रेस्ट करवाना है. ब्लड लॉस की वजह से ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड्स, ब्लड प्रोडक्ट्स देने हैं. मदर को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में रखना है कि जिसकी वजह से प्रेशर ना हो एंड वो कंप्लीटली सेपरेट ना हो जाए. अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है, हाइपोवोलेमिक ही हो गई है मदर, तो आप उसको साइडलाइन पोजीशन में रखोगे, बट मेक श्योर कि आप एलिवेट नहीं करोगे हेड. बेड का हेड एकदम फ्लैट रखोगे. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी यूट्राइन एक्टिविटी बढ़ रही दिख रही है कि कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो तुरंत आपको रिपोर्ट करना है. अगर अब्रप्शियो प्लासेंटा है तो ऐसे केस में आप बेबी को रख सकते हो अंदर वूम में. नो नो. No. नो, हैव टू टेक द बेबी आउट. हमें डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना होगा. कौन सी डिलीवरी करवाओगे, वजाइनल की सीएस? Yes. Yes. वजाइनल नहीं करवा सकते? If baby is healthy, then we can go further with vaginal delivery. हाँ, बेबी में कोई डिस्ट्रेस के साइन नहीं है, अभी बेबी हेल्दी है तो वजाइनल करवा सकते हैं. बट अगर बेबी हेल्दी नहीं है, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा कॉन्ट्रैक्शंस को एंड फीटल डिस्ट्रेस बढ़ने के साइंस है, तो हम सीएस करेंगे. सो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज प्लासेंटा, अब्रप्शियो प्लासेंटा में सीएस ही हो सकता है. फीटस हेल्दी है तो यू कैन गो फॉर वजाइनल डिलीवरी. व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अब्रप्शियो प्लासेंटा? DIC. डीआईसी. तो आपको वो भी मॉनिटर करना पड़ेगा. व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? Difference between placenta previa and abruptio placenta. हाँ, वो हमें याद रखना है. सो प्लासेंटा प्रीविया में क्या क्या चीजें याद रखनी है? पेनलेस. Bright with a vaginal bleeding. Uterus is soft, less than non-tender. यस. एंड व्हाट अबाउट अब्रप्शियो प्लासेंटा? Dark red vaginal, Acrid vag- uterine pain, tenderness, and uterine Yes. disease also present. यस. सो दिस आर द डिफरेंस, यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग. फिर हमने देखा पायलोनेफ्राइटिस. पायलोनेफ्राइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ किडनी.
क्यों होता है? सो ब्लैडर में फ्रिक्वेंट यूटीआई, अनट्रीटेड यूटीआई हो रहा था, तो वो ट्रैवल करके अब किडनीज तक चला गया है। अगर मदर को पायलोनेफ्राइटिस है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? अनीमिया हो सकता है, एलबीडब्ल्यू हो सकता है, जेस्टेशनल एचटीएन हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, एंड पीआरओएम, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हो सकता है। इंटरवेंशन असेसमेंट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। नेक्स्ट हमने एसटीआई देखे अलग अलग, हर एक एसटीआई का टेस्ट कैसे करना होता है। तो फर्स्ट हमने देखा गोनोरिया। गोनोरिया का हम वजाइनल कल्चर करते हैं, वजाइना में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं, स्वॉब लेके कल्चर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिफिलिस। सिफिलिस में दो टेस्ट किए जाते हैं, एक ब्लड टेस्ट भी किया जाता है और एक कल्चर भी किया जाता है। ब्लड टेस्ट से पता चलेगा वायरस है या नहीं, एंड एक्टिव लीजन्स है, लीजन्स कितने प्रोग्रेस हुए उसके लिए हम वो जो लीजन्स है वहां पर से कल्चर सैंपल लेके उसका टेस्ट करेंगे। सो टिश्यू एंड सीरोलॉजी दोनों टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट बीडीआरएल एंड आरपीआर, एंड टिश्यू जो भी लीजन्स है उसमें से कल्चर लेके भी किया जाता है। एचपीवी वायरस के लिए हम कल्चर करते हैं जो भी इन्फेक्टेड क्लाइंट्स है जिनको लीजन्स है, सो वहां पर जो लीजन्स है उसमें से हम सैंपल लेके कल्चर करेंगे, लैब में वो स्टडी करेंगे। एंड अगर फीमेल्स को लाइक है एचपीवी का रिस्क है ही, तो आफ्टर 35 वीक्स हम एवरी वीक करेंगे जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। क्लेमिडिया में भी सेम कल्चर किया जाता है, जो भी इन्फेक्टेड फीमेल है जहां पर भी उसको ऐसे एबनॉर्मल सिक्रीशंस हो तो वहां पर हम वहां से कल्चर लेंगे। हाई रिस्क फीमेल्स में करेंगे और ऐसी फीमेल्स में जिसको पहले जो बेबी डिलीवर हुआ था उसको नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस या न्यूमोनिया हो गया है, सो इट इंडिकेट्स कि हाँ तब उसको था बट किसी को पता नहीं चला, तो अब ऐसे फीमेल्स में करना पड़ेगा। ट्राइकोमोनियासिस में क्या करते हैं हम? तो स्मीयर बनाते हैं, जो भी वजाइनल सिक्रीशंस है उसका स्मीयर बनाते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टू चेक कि वहां पर पॉजिटिव एजेंट है या नहीं। एंड अगर ट्राइकोमोनियासिस है मदर को तो उसकी वजह से टीआरओएम या फिर पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के लिए क्या टेस्ट कर सकते हैं? सो कल्चर लेना है, अगर मदर को लीजन्स है सो लीजन्स के जो भी डिस्चार्ज है वो स्वॉब से लेकर आपको लैब में भेजना है, वहां पर वो चेक करेंगे कि प्रेजेंट है या नहीं। फर्दर फिर उसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है कि वायरस प्रेजेंट है या नहीं। देन एचआईवी के लिए ब्लड टेस्ट ही किया जाता है ओनली, उसमें लीजन्स ऐसा नहीं होता है तो कल्चर नहीं होता है, सिर्फ ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो एलिजा, आईएफए एंड वेस्टर्न ब्लॉट ये टेस्ट किया जाता है टू रूल आउट एचआईवी। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes. हाँ, यू कैन मेक द नोट्स कि ये डिजीज में कौन से लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं, सो आपको इजीली याद रह जाएगा। ओके, सी यू डायरेक्टली ऑन मंडे एट 9 AM। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you.